वेलकम टू शुक्ला डी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला डी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे बीए फर्स्ट ईयर के साइकोलॉजी के पेपर के बारे में, अर्थात मनोविज्ञान के पेपर के बारे में, और जानेंगे कि मनोविज्ञान क्या होता है और मनोविज्ञान का जो चैप्टर 1 है उसके अंतर्गत क्या क्या हमको पढ़ना होता है। वैसे मनोविज्ञान को हम अंग्रेजी में क्या कहते हैं, साइकोलॉजी कहते हैं। और साइकोलॉजी की विभिन्न विद्वानों ने अलग अलग तरीके से परिभाषा दी है। पहले तो विद्वानों, जो पहले की मैं बात करूं तो शुरुआत में मनोविज्ञान को माना जा रहा था कि मनोविज्ञान जो होता है वह आत्मा का विज्ञान है, यानी साइकोलॉजी इज द साइंस ऑफ सोल। अर्थात मनोविज्ञान को पहले लोग आत्मा का विज्ञान मानते थे। ठीक है। और मनोविज्ञान जो है वो अंग्रेजी शब्द साइकोलॉजी का हिंदी रूपांतर है। साइकोलॉजी जो शब्द है वो यूनानी भाषा के दो शब्दों से मिलकर के बना है। पहला शब्द है साइक और दूसरा है लोगास। ठीक। साइक का मतलब होता है आत्मा, लोगास का मतलब होता है विचार या विमर्श। अर्थात साइकोलॉजी का शाब्दिक अर्थ होता है आत्मा का विज्ञान, अर्थात इसमें आत्मा के संबंध में चर्चा करी जाती है। यह बात भी जान लीजिए। अभी मैं सभी विषयों पर चर्चा करूंगा। मनोविज्ञान का कार्य होता है आत्मा की व्याख्या करना। प्लेटो तथा अरस्तु जो हैं इसके प्रथम प्रवर्तक है, मतलब इसके प्रवर्तक हैं। यद्यपि प्लेटो और अरस्तु की आत्मा संबंधी विचारों में थोड़ा सा अंतर है। बाद में विद्वानों ने भी आत्मा की व्याख्या जो है अपने अपने शब्दों में अलग अलग तरीके से की। और कुल मिलाकर के अगर बात की जाए, पूछेगा कि मनोविज्ञान आत्मा का विज्ञान है, किसने कहा, तो किसने कहा है, अरस्तु और प्लेटो ने कहा है। इसके प्रवर्तक कौन है, अरस्तु और प्लेटो हैं, ध्यान रखेंगे। ओके। कुछ विद्वानों ने माना कि मनोविज्ञान क्या है, मन का विज्ञान है, यानी साइकोलॉजी इज द साइंस ऑफ माइंड। अब साइकोलॉजी इज द साइंस ऑफ माइंड कैसे होता है, मन का विज्ञान कैसे, इसको भी स्पष्ट किया है लोगों ने। ठीक। साथ ही साथ विद्वानों में फिर मतभेद हुआ और ये बात भी खारिज हुई। उसके बाद में लोग कहने लगे मनोविज्ञान चेतना का विज्ञान है, यानी साइकोलॉजी इज द साइंस ऑफ जो है चेतना के बारे में। चेतना को अंग्रेजी में कहा जाता है कंस्यूसनेस। तो जो है साइकोलॉजी द साइंस ऑफ कंस्यूसनेस। ठीक। तो इस प्रकार से लोगों ने कहा। उसके बाद में और इसमें जो है इसमें भी कुछ त्रुटियां आई। इसके बाद में लोगों ने और तमाम प्रकार की विचारधाराएं देना प्रारंभ कर दिया। उसके बाद में क्या हुआ, लोग आए और उसने सबसे लास्ट में बताया कि मनोविज्ञान जो होता है व्यवहार का विज्ञान होता है, व्यवहार का अध्ययन होता है। अर्थात साइकोलॉजी द स्टडी ऑफ बिहेवियर। तो साइकोलॉजी क्या है, स्टडी ऑफ क्या है, बिहेवियर है। यह जो विचारधारा है यह अधिकतर जो है प्रचलित है। मनोविज्ञान की परिभाषा अलग अलग विद्वानों ने दी है, जैसे जेम्स ड्रेबर ने दी है, थॉर्नडाइक ने दी है, जो है गार्डनर मर्फी ने दी है, जेपी गिलफोर्ड ने दी है। इसी प्रकार से बहुत सारे विद्वानों ने दी है। आइए हम समझ लेते हैं कि जो है मनोविज्ञान क्या होता है, मनोविज्ञान का अर्थ। आज की वीडियो में पहला चैप्टर जब आप पढ़ते हैं साइकोलॉजी का बी फर्स्ट ईयर में, तो यह पढ़ते हैं मनोविज्ञान का अर्थ, परिभाषा एवं विषय क्षेत्र। तो हमने जैसा कि आप लोगों को सामने जो है सिलेबस अपलोड कर दिया है, उसको आप देख लेंगे। जो है सिलेबस में हमने आपको पहले जो है चैप्टर में लगभग 14 चैप्टर से आपको बात करें, मतलब 14 चैप्टर्स में हमने बांट करके पूर्ण रूप से समझाया। तो उन सभी चैप्टर्स को अगर आपने नहीं देखा कितने चैप्टर हमको पढ़ने, तो वो आप सिलेबस की वीडियो में देख सकते हैं। ओके, ध्यान रखेंगे। अब मैं शुरू करता हूँ। आप जो है कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को पर हम चर्चा करेंगे और इन्हीं महत्वपूर्ण बिंदुओं से आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाएंगे। सबको विस्तार से समझते हुए हम आगे बढ़ेंगे। ओके, ध्यान रखेंगे। पहला पेपर का आपका नाम क्या है, तो पहले पेपर का नाम क्या है मेरे प्यारे दोस्तों, पहले पेपर का नाम है आपके आधारभूत मनोवैज्ञानिक प्रक्रियाएं। आधारभूत मनोवैज्ञानिक प्रक्रियाएं पहले पेपर का नाम है। मतलब बेसिक साइकोलॉजिकल प्रोसेसेस, क्या बेसिक साइकोलॉजिकल प्रोसेसेस। देन जो सेकंड पेपर होता है आपका मनोविज्ञान बीए प्रथम वर्ष में जब पढ़ते हैं बीए फर्स्ट ईयर में, तो उसका क्या नाम होता है मेरे प्यारे दोस्तों, तो उसका नाम होता है आपके विकासात्मक मनोविज्ञान। क्या नाम होता है, विकासात्मक मनोविज्ञान, अर्थात डेवलपमेंटल साइकोलॉजी। ठीक है, तो उसको भी हम चर्चा करेंगे। हालांकि इसका सिलेबस अपलोड है, जल्द ही मॉडल पेपर भी मैं अपलोड कर दूंगा 100 प्रश्नों की। वैसे अगर मेरी वीडियोस को आप सभी 14 चैप्टर्स को आप देख लेंगे, उसके अंदर मॉडल पेपर की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। कैसा आता पेपर आपका अधिकतर ऑब्जेक्टिव टाइप का आता है, बस यह ध्यान रखेंगे। इस वीडियो के अंतर्गत हम ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव मतलब रिटन दोनों तरह के प्रश्नों पर बात करूंगा। मैं पहले महत्वपूर्ण बिंदुओं को समझूंगा, अर्थात थ्योरी सेक्शन को समझ लूंगा। उसके थ्योरी सेक्शन को समझने के बाद में मैं उसके बाद में क्या करूंगा, प्रश्नों को लगाऊंगा। लगभग जो है इसमें 30 से 35 प्रश्नों को मैं लगा लूंगा। तो एक चैप्टर में इसी प्रकार से 30-35 हर एक चैप्टर से मैं प्रश्नों को महत्वपूर्ण लगाऊंगा। इस प्रकार से जो है आपके एक तो जो ऑब्जेक्टिव वाले स्टूडेंट्स होंगे उनके भी लिए लाभान्वित हो सकेंगे, और जो व्यक्ति जो है थ्योरेटिकल वाले होंगे उनके लिए भी लाभान्वित हो सकेगा यह वीडियो। ओके, इस प्रकार से जो है चौतरफा विकास होगा इस वीडियो से, अगर आप देखेंगे तो आपका। ठीक, चलिए शुरू करते हैं भैया। अब शुरू क्या करते हैं, हम बात कर लेते हैं कि मनोविज्ञान की अर्थ क्या है, परिभाषा क्या है, विषय क्षेत्र अर्थात मीनिंग एंड डेफिनेशंस एंड स्कोप ऑफ जो है साइकोलॉजी देखते हैं। इसमें हम कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करेंगे पहले, उसके बाद में हम आगे बढ़ेंगे। चले पहले बात कर लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। पहला बिंदु देखते हैं, यहीं से सीधे सीधे आपसे ऑब्जेक्टिव टाइप में प्रश्न पूछता रहता है मित्रों, तो इसको आपको समझना अति आवश्यक है।
अगर साधारण शब्दों में या साधारण अर्थों में देखिए तो मनोविज्ञान क्या है, मन का विज्ञान है अथवा मानसिक क्रियाओं का विज्ञान है। अब मन का विज्ञान है या जो है मानसिक क्रियाओं का विज्ञान है, सबसे पहली बात कही गई थी कि जो है क्या है, किसका विज्ञान है, आत्मा का विज्ञान है। पहले बताया गया था साइकोलॉजी इज द साइंस ऑफ सोल, इसमें प्लेटो और अरस्तु आपके प्रमुख थे। लेकिन मनोविज्ञान मन का विज्ञान है, साइकोलॉजी इज द साइंस ऑफ माइंड। अब पूर्ण रूप से मन का जो है यहाँ पे तात्पर्य है, मन शब्द के अर्थ अगर लगाए जाएं तो इसका अर्थ होता है चेतना, मतलब आत्मा, चेतना, और इसी प्रकार से होता है तो मानसिक क्रियाएं जो होती हैं सभी इसी के अंतर्गत आ जाती हैं। ओके, तो साधारण अर्थों में अगर बात करें तो मनोविज्ञान मन का विज्ञान अथवा मानसिक क्रियाओं का क्या है, विज्ञान है। यह बात भी आपको पता होनी चाहिए। तो आपसे पूछेगा कि मनोविज्ञान साधारण अर्थों में किसका विज्ञान है, तो मन का विज्ञान है या फिर मानसिक क्रियाओं का विज्ञान है। आगे देखते हैं, मनोविज्ञान के अंतर्गत मन की क्रियाओं का क्या क्या आता है, वैज्ञानिक अध्ययन क्या आता है। अब मन की क्रियाओं का वैज्ञानिक अध्ययन कैसे करते हैं, वैज्ञानिक अध्ययन में क्या आता है, सुसंगठित, सुव्यवस्थित एवं क्रमबद्ध ज्ञान को हम विज्ञान कहते हैं। तो जब किसी मुद्दे को हम सुसंगठित रूप से क्रमबद्ध तरीके से जब हम अध्ययन करते हैं तो वही क्या हो जाता है, वही वैज्ञानिक प्रक्रिया हो जाती है। अर्थात वैज्ञानिक प्रक्रिया जैसे कि मैं बात करूं किसी, जैसे कुछ कोई मुद्दे होते थे, लाइब्रेरी में आपको टेस्ट करना हुआ, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन मिला करके जल बनाना हुआ, तो ये सब एक वैज्ञानिक पद्धति है, वैज्ञानिक प्रक्रिया के तहत बनता है। ठीक उसी प्रकार से मेरे प्यारे दोस्तों मनोविज्ञान विषय के अंतर्गत क्या होता है, जो मन की क्रियाओं का जो अध्ययन होता है वो वैज्ञानिक अध्ययन क्या था। तो आपसे अगर प्रश्न पूछे कि मन की क्रियाओं का अध्ययन किसके मतलब किस पद्धति के द्वारा किया था, तो वैज्ञानिक अध्ययन मतलब वैज्ञानिक पद्धति के द्वारा, सामाजिक पद्धति के द्वारा, किसके द्वारा, तो वैज्ञानिक अध्ययन के द्वारा मन की क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, किसके अंतर्गत, मनोविज्ञान। आपसे प्रश्न और घुमा करके पूछ सकता है कि मन की क्रियाओं का वैज्ञानिक अध्ययन किस सब्जेक्ट में किया जाता है, फिर किस विषय में किया जाता है, तो किस विषय में, मनोविज्ञान में किया जाता है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। बोलो ध्यान रखेंगे कि नहीं रखेंगे, ध्यान रखना पड़ेगा भैया, ठीक है, ध्यान रखना पड़ेगा आप लोगों को। ओके, ध्यान रखेंगे, इतनी बात आपको, इन सभी बातों को ध्यान रखना पड़ेगा, नहीं एग्जाम में गड़बड़ करके आएंगे। आगे देखते हैं मनोविज्ञान। मनोविज्ञान अगला है आपका, अगला है कि मनोविज्ञान को अंग्रेजी भाषा में साइकोलॉजी कहा जाता। तो ये बात भी अब आपसे कभी कभी प्रश्न पूछता है, वैसे अब तो नहीं पूछता लेकिन पहले पूछता था कि मनोविज्ञान जो है, मनोविज्ञान की अंग्रेजी क्या होती है, फिर अंग्रेजी के किस शब्द से मनोविज्ञान बना है। अर्थात अंग्रेजी के किस शब्द से जो है अंग्रेजी की किस शब्द का हिंदी रूपांतरण है मनोविज्ञान, ऐसा प्रश्न पूछेगा। तो आप बता सकते हैं कि जो है साइकोलॉजी का है। साइकोलॉजी किस भाषा का है, तो यूनानी भाषा का है। ठीक, ध्यान रखेंगे साइकोलॉजी किन दो शब्दों से मिलकर के बना है, तो यूनानी भाषा के दो शब्दों से, साइक और लोगास से बना है। साइक का क्या मतलब होता है, साइक का मतलब होता है आत्मा का विज्ञान। ठीक है, साइक का मतलब क्या होता है, साइक का मतलब होता है आत्मा, और लोगास का मतलब होता है विचार या विचार विमर्श। तो इस प्रकार से आत्मा का विज्ञान क्या है, यही है आपका जो है इसका मतलब, इस शब्द का मतलब साइकोलॉजी का। समझ में आई बात। आगे देखते हैं मनोविज्ञान की जो उत्पत्ति हुई है यूनानी भाषा के साइकी या फिर साइक, साइकी या साइक दोनों। अब साइकी यहाँ पे लिखा है, हिंदी में जो प्रोनाउंस करते हैं हम तो साइक लिखा रहता है, ठीक है, साइक लिखा रहता है। अब साइक की जो है साइक और लोगास, तो साइकी भी और साइकी मतलब साइक भी दोनों एक ही होते हैं। वहाँ पे ई लास्ट में लगा तो उसको साइकी बहुत लोग पढ़ते हैं, बहुत लोग साइक पढ़ते हैं, तो ध्यान रखेंगे। तो मनोविज्ञान की उत्पत्ति जो हुई यूनानी भाषा से हुई। तो प्रश्न पूछा था मनोविज्ञान की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है, यूनानी भाषा से हुई है। और मनोविज्ञान की उत्पत्ति जो यूनानी भाषा से, तो किन दो शब्दों से हुई है, साइकी से और लोगास से हुई है। लोगास अधिकतर जिसमें आपका पीछे लोजी मिलेगा, जिसमें आपको कभी पीछे लोजी मिले। अब लोजी का मतलब ही होता है क्या, लोगास अर्थात वर्णन करना या फिर अध्ययन करना। ठीक, समझ में आई बात। तो जब भी आपको लोगास मिले, लोगास अधिकतर जितने भी लोजी मिलेंगे उसमें आपको लोगास मिलेगा, यह बात आप ध्यान रखेंगे। ओके, तो मनोविज्ञान की उत्पत्ति यूनानी भाषा के दो शब्दों से हुई है, साइकी और लोगास से हुई है। साइकी मतलब होता है क्या, आत्मा, और लोगास का मतलब होता है अध्ययन करना या विचार विमर्श करना। समझ में आई बात। जब हम आत्मा के ऊपर विचार विमर्श या फिर उसका अध्ययन करते हैं तो उसी को हम मनोविज्ञान कहते हैं। ओके, आगे देखते हैं। शाब्दिक अर्थ में मनोविज्ञान को हम आत्मा का विज्ञान मतलब आत्मा का अध्ययन करने वाला विज्ञान मानते हैं या फिर माना जाता है, या भी आप बता सकते हैं। तो पूछेगा कि शाब्दिक अर्थों में मनोविज्ञान किसका अध्ययन करता है, तो आत्मा का, या फिर जो है आत्मा का अध्ययन करता है। समझ में आई बात, क्योंकि साइकी का मतलब होता ही है आत्मा। यूनानी भाषा का जो साइकी शब्द है, इस साइकी शब्द का मतलब होता है क्या, इस साइकी शब्द का मतलब ही होता है आपका आत्मा। ये बात ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, अगला और देख लेते हैं। मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान कहने वाले में जेम्स बुंट एवं जेम्स सली आदि प्रमुख हैं। अब भैया मनोविज्ञान को बहुत विद्वान ने, हमने बताया नहीं कि था पहले सबसे प्राचीन समय में जब मनोविज्ञान बना तो उसको मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान कहा जाता था। उसके बाद में तुरंत मनोविज्ञान को मन का विज्ञान कहा जाने लगा। उसके बाद में मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान कहा जाने लगा। उसके बाद में मनोविज्ञान को व्यवहार का अध्ययन माना जाने लगा। ओके, तो मनोविज्ञान का जो चेतना का विज्ञान है वही कह रहा है कि जो मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान
मानने वाले कौन कौन से विद्वान हैं, तो जेम्स हैं, बुंट हैं और जेम्स जो है जेम्स बुंट एवं जेम्स सली। ठीक, तो जेम्स सली, बुंट और जेम्स महोदय हैं। इन्होंने क्या माना है कि मनोविज्ञान जो है वह चेतना का विज्ञान है, और इस पर इन्होंने चर्चा करी है विस्तार से। ओके, इतनी बात क्लियर हुई। बोलो क्लियर हुई तो फटाफट से आप लोग लाइक करेंगे जो है वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। आगे बढ़ते हैं, क्योंकि इसी प्रकार से वीडियो संबंधित आती रहेगी और पूरा का पूरा सिलेबस आपका इसी प्रकार से जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो अगर आपसे प्रश्न पूछेगा कि मनोविज्ञान का चेतना का विज्ञान कहने वाले कौन कौन से विद्वान हैं, तो आप क्या बताएंगे? मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान करने वाले में आप तमाम सारे विद्वानों के नाम आप बता सकते हैं। ओके, ध्यान रखेंगे इतनी बात। उनमें आपके कौन कौन शामिल है भैया? तो उनमें आपके हमने अभी अभी आपको बताया कि उसमें शामिल है जेम्स बुंट, जेम्स सली, और उसके बाद ये सारे विद्वान, और उसके अन्य जो है जेम्स अलग हैं, बुंट अलग हैं और जेम्स सली अलग हैं। 3 विद्वानों जो है ने आत्मा का विज्ञान का, और भी विद्वान है लेकिन वो गौण है, और ये मुख्य रूप से प्रमुख रूप से हमारे सामने आते हैं। ओके, ध्यान रखेंगे इतनी बात। थोड़ा और देखते हैं हम, थोड़ा और देखिए। 20वीं शताब्दी के आरंभ में, अगले मुद्दे को, अगला थोड़ा पॉइंट देख लेते हैं, महत्वपूर्ण बिंदु जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। 20वीं शताब्दी के आरंभ में व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक प्रोफेसर वाटसन। अब प्रोफेसर वाटसन जो है मनोवैज्ञानिक जो है ये व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक है। अब इन्होंने कहा कि जो है ये व्यवहार का विज्ञान है। तो प्रश्न पूछेगा कि जो है 20वीं शताब्दी का मतलब होता है कि 1901 से लेकर के 2000 तक के समय काल, जो बीच का समय काल है, इसी समय काल को हम 20वीं शताब्दी कहते हैं। यह बात आप ध्यान रखेंगे। ओके, इतनी बात ध्यान रखेंगे। तो जो 20वीं शताब्दी के जो आरंभ में, मतलब 1900 के आसपास, 1910 1920 के आसपास के जो विद्वान हैं, उनमें आपके प्रोफेसर वाटसन है, जो कि व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक है। तो आपसे पूछेगा प्रोफेसर वाटसन कैसे वैज्ञानिक है? व्यवहारवादी जो है सामाजिक, आत्मा परक, तो आप बताएंगे व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक है। ओके, ध्यान रखेंगे। तो प्रोफेसर वाटसन ने मनोविज्ञान को का कहा है कि व्यवहार का विज्ञान करता है। तो आपसे प्रश्न पूछेगा कि निम्न में से किस विद्वान ने कहा है कि जो है मनोविज्ञान जो है व्यवहार का विज्ञान है? तो किसने कहा है? प्रोफेसर वाटसन ने कहा है। अगला प्रश्न देखते हैं, स्कीनर महोदय ने क्या कहा है? इसी स्कीनर के शब्दों में देख लेते हैं। मनोविज्ञान जीवन की विभिन्न परिस्थितियों के प्रति प्राणी की प्रतिक्रियाओं का अध्ययन करता है। प्रतिक्रियाओं और अथवा व्यवहारों से तात्पर्य प्राणी की सभी प्रकार की प्रतिक्रियाओं, समायोजन, कार्यों या एवं अनुभवों से होता है, स्कीनर महोदय कहते हैं। स्कीनर महोदय की परिभाषा अगर हम देखें तो स्कीनर महोदय कहते हैं, क्या कहते हैं स्कीनर महोदय भैया? स्कीनर महोदय का मानना है कि जो प्राणी होता है, स्किनर महोदय कहते हैं मनोविज्ञान जीवन की विभिन्न परिस्थितियों के प्रति प्राणी की प्रतिक्रियाओं का अध्ययन करता है। अर्थात प्राणी की प्रतिक्रिया क्या होती है? किसके? जो जीवन की विभिन्न परिस्थितियां हैं, जीवन की विभिन्न परिस्थितियों के प्रति जो प्राणी की प्रतिक्रिया होती हैं, अर्थात जो परिस्थिति है समाज में या फिर जीवन में जो भी परिस्थितियां हमारे सामने आती हैं, जो भी सिचुएशन आती हैं, उन सभी सिचुएशन का सामना करने के बाद में प्राणी की क्या प्रतिक्रिया आती है हमारे सामने, उसी का अध्ययन कौन करता है? उसी का अध्ययन करता है मनोविज्ञान। ये किसने बताई है? यह बात बताई किसने बताई? स्किनर महोदय ने। समझ में आई बात कि स्किनर ने कहा कि जीवन की विभिन्न परिस्थितियों के प्रति प्राणी की प्रतिक्रियाओं का अध्ययन जो करता है वो मनोविज्ञान करता है। अर्थात जीवन की जो समस्त परिस्थितियां होती हैं उन पर कैसा रिएक्ट करता है प्राणी या फिर मानव कैसा रिएक्ट करता है, उन्हीं का अध्ययन जो है मनोविज्ञान कहलाता है। क्या कहलाता है? मनोविज्ञान कहलाता है। इतनी बात क्लियर हो जाती है। आगे थोड़ा बढ़ते हैं, अगला देखते हैं। प्रतिक्रियाओं अथवा व्यवहार से तात्पर्य इनका मतलब था कि प्राणी की सभी प्रकार की प्रक्रियाओं, समायोजन, कार्यों में अनुभव, अर्थात मनुष्य किस प्रकार से कार्य करता है, उसका अनुभव क्या है, और किस प्रकार से क्या करता है, प्रतिक्रियाएं करता है किसी भी जो है प्रकृति के जो चीज़ हैं। मान लेते हैं कि जल मिला तो जल को देखा मानव ने, तो उसके बाद में जल को देखने के बाद में पहले पिया कि पहले नहाया कि पहले जो है उसने क्या किया, तो ये सारी चीज़ें उसकी प्रतिक्रिया क्या रही पहले, जब किस प्रकार से उसने जल को नहाना सीखा, जल को पीना सीखा, किस प्रकार से भोजन बनाना सीखा। तो ये सारे के सारे मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया होती हैं कहीं ना कहीं पे। तो इन सभी का अध्ययन जो होता है वो मनोविज्ञान के अंतर्गत कहीं ना कहीं पर किया जाता है। तो ये बात कर रहे हैं स्किनर महोदय। आगे देखते हैं मनोविज्ञान के क्षेत्र में के अंतर्गत क्या है। मनोविज्ञान के क्षेत्र के अंतर्गत सभी सामान्य, असामान्य, नर नारी, बालक, युवा और प्रौढ़ तथा पशु पक्षी का अध्ययन भी किया जाता है। तो प्रश्न पूछे मनोविज्ञान के क्षेत्र के अंतर्गत किसका किसका अध्ययन किया जाता है? तो सामान्य एवं असामान्य सभी लोगों का अध्ययन किया जाता है, नर नारी सभी का अध्ययन किया जाता है, बालक, युवा, बुढ़ा सभी का अध्ययन, प्रौढ़, प्रौढ़ मतलब होता है जो पूर्ण रूप से विकसित हो जाता है उसका दिमाग, उसको प्रौढ़ कहते हैं। इसमें 3-4 प्रकार की अवस्थाएं होती हैं, शैशवावस्था, युवावस्था, प्रौढ़ावस्था, उसके अंदर वृद्धावस्था आपकी। तो इन सभी अवस्थाओं
अवस्थाओं का अध्ययन करता है कौन? इन सभी अवस्थाओं का अध्ययन करता है मनोविज्ञान। साथ ही साथ पशु पक्षियों का भी अध्ययन करता है मनोविज्ञान। तो आपसे पूछेगा मनोविज्ञान के क्षेत्र हैं, उनमें आपको देगा कि नर नारी, आपको देगा बालक युवा वृद्ध, उसके बाद में आपको देगा पशु पक्षी का अध्ययन, और देगा एक ऑप्शन में देगा आपको इनमें से सभी। तो इनमें से सभी का अध्ययन करता है। अगला प्रश्न देखते हैं मनोविज्ञान के क्षेत्र। अगला प्रश्न आपको दे सकता है कि मनोविज्ञान के क्षेत्र के विषय में हम क्या कह सकते हैं। मनोविज्ञान के विषय के क्षेत्र में हम कह सकते हैं कि पृथ्वी पर जहाँ कहीं भी जीवन है वहाँ व्यवहार है, और जहाँ व्यवहार है वहीं जो है क्या है, वहीं पर मनोविज्ञान का अध्ययन क्षेत्र भी है। तो इसका मतलब यह है कि मनोविज्ञान का क्षेत्र, अगर मैं बात करूँ मनोविज्ञान का क्षेत्र कहाँ कहाँ तक है, यानी स्कोप कितना है इसका, तो जहाँ पर भी व्यवहार होता है, मतलब मनोविज्ञान के क्षेत्र में अगर हम बात करें तो कह सकते हैं कि पृथ्वी पर जहाँ कहीं पर भी जीवन है, पृथ्वी का ऐसा कोई जगह नहीं, अगर किसी स्थान पृथ्वी का और उस स्थान पर जीवन संभव है तो वहाँ पर क्या है, वहाँ अगर व्यवहार है। अब भाई जहाँ जीवन संभव होगा वहाँ पर व्यवहार भी होगा, और जहाँ व्यवहार होगा और जहाँ पर व्यवहार होगा मेरे प्यारे दोस्तों, वहीं पर क्या होगा, मनोविज्ञान का अध्ययन होगा। और जब मनोविज्ञान का अध्ययन होगा तो जहाँ पर मनोविज्ञान का अध्ययन होता है वही मनोविज्ञान का क्षेत्र होता है। समझ में आई बात? तो सबसे पहली बात क्या समझेंगे आप मनोविज्ञान के क्षेत्र के अंतर्गत, कि जहाँ कहीं पर भी जीवन होगा। अब जब जीवन होगा तो क्या होगा, सामाजिक जो है व्यवहार होगा, वहाँ पर भाई जीवन होगा तो एक दूसरे के प्रति व्यवहार लोग रखेंगे, उनके क्रियाकलाप क्या हैं, उनकी दैनिक जो है प्रक्रियाएं क्या हैं, इन सभी बातों का भी ध्यान होता है। तो जब इन सभी बातों का ध्यान होता है मेरे प्यारे दोस्तों, तो इसमें क्या होने लगता है, तो जब व्यवहार होने लगता है, जब व्यवहार हुआ भैया, तो उसी व्यवहार जो होता है उसी का अध्ययन करता है कौन, मनोविज्ञान। अब जब मनोविज्ञान व्यवहार का अध्ययन करता है तो कहीं पर भी जीवन हुआ वहीं पर व्यवहार, तो वहीं पर व्यवहार का अध्ययन मनोविज्ञान, तो इसलिए मनोविज्ञान का क्षेत्र वहां तक भी सीमित है। तो इसी प्रकार से आप कह सकते हैं कि मनोविज्ञान जहाँ पर भी जीवन होता है वहाँ पर व्यवहार होता है, और जहाँ पर व्यवहार होता है वहीं पर मनोविज्ञान अध्ययन करता है। जब वहीं पर मनोविज्ञान अध्ययन करता है तो वह मनोविज्ञान के क्षेत्र के अंतर्गत आता है। ठीक, समझ में आई बात? बोलो समझ में आई? चलो आगे बढ़ते हैं और भी मुद्दों को समझते हैं। आगे थोड़ा देखते हैं, अगला देखते हैं मुद्दा। अगला जो है आपका मुख्य इंपॉर्टेंट पॉइंट, समाज जो होता है, समाज मनोविज्ञान के अंतर्गत भीड़ समूह, श्रोता समूह आदि का मनोवैज्ञानिक ढंग से भी अध्ययन करता है। अर्थात इसीलिए जब आप शिक्षा शास्त्र पढ़ते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, तो शिक्षा शास्त्र में क्या होता है, शिक्षा शास्त्र में आप अध्ययन करते हैं किसका, शिक्षा शास्त्र में आप मनोविज्ञान का भी अध्ययन करना पड़ता है। जब बीए सेकंड ईयर में शिक्षा शास्त्र आप पढ़ रहे होते हैं तो उसमें एक जो है शिक्षा मनोविज्ञान फर्स्ट पेपर है, वो शिक्षा मनोविज्ञान का ही फर्स्ट पेपर है। तो इसीलिए जो होता है, जब कभी भी व्यक्ति इकट्ठा बैठे थे, क्लासरूम का अध्ययन करना हुआ, क्लासरूम में कितने बच्चे बैठे हैं, कौन सा लड़का ज़्यादा बुद्धिमान है, कौन सा लड़का मध्य बुद्धि का है, कौन सा लड़का कलात्मक है, कौन सा लड़का जो है विचाराधीन, किसको ज़्यादा जो है हमको पढ़ाना है, किसको कम पढ़ाना है, कौन सा बच्चा जो है तेज है पढ़ने में, कौन सा जो एकदम से बेकार है पढ़ने में, कौन सा शरारती बच्चा है। इस प्रकार से ये जो सभी चीज़ें पता करते हैं, ये सब मनोविज्ञान के अंतर्गत भी पता करते हैं। तो कहता है कि समाज का मनोविज्ञान, मतलब समाज मनोवैज्ञानिक के अंतर्गत। अब समाज मनोवैज्ञानिक, अब मनोविज्ञान में भी कई जो है अंतर आप देख सकते हैं, मनोविज्ञान के कई भाग देख सकते हैं, जैसे कि आप समाज मनोविज्ञान कह सकते हैं, आप राजनीति मनोविज्ञान कहते हैं। हर एक क्षेत्र में मनोविज्ञान कार्य करता है। दर्शन मनोविज्ञान होता है, एक प्रकार से शिक्षा मनोविज्ञान होता है। तो हर एक विषय जो होता है वो मनोविज्ञान से जुड़ा हुआ होता है। तो इसीलिए समाज मनोविज्ञान, शिक्षा मनोविज्ञान, दर्शन मनोविज्ञान, आप जो है पढ़ते राजनीति मनोविज्ञान। ठीक है, इसी प्रकार से हर एक क्षेत्र में आप जो है इस मनोविज्ञान के जो है पहलुओं को पढ़ते, मनोवैज्ञानिक विचारधाराओं को समझते पढ़ते रहते हैं, हर एक क्षेत्र में, हर एक विषय में। ठीक, इतनी बातें क्लियर हुई? बोलो क्लियर हुई? अगर हाँ क्लियर हुई तो फटाफट से वीडियो को लाइक करके आप हमको बता सकते हैं। ओके, समाज मनोवैज्ञानिक के अंतर्गत जो होता है भीड़ समूह। अब भीड़ समूह है तो भीड़ समूह में कौन सा व्यक्ति उपद्रवी है, कौन सा जो है उपद्रवी नहीं है, सभी के बारे में हमको अध्ययन करवा देता है कौन, जो है समाज मनोविज्ञान। ओके, ध्यान रखेंगे, यानी मनोविज्ञान ही अध्ययन करवाता है। तो भीड़ समूह, श्रोता समूह, इन सभी का भी मनोवैज्ञानिक ढंग से अध्ययन करवाता है कौन, समाज मनोविज्ञान। आगे देखो, उत्पत्ति मूलक मनोविज्ञान के अंतर्गत, उत्पत्ति मूलक मनोविज्ञान के अंतर्गत व्यक्ति और प्रजाति की उत्पत्ति एवं क्रमिक विकास का भी अध्ययन किया जाता है। हमने बताया कि कैसे कैसे व्यक्तियों का विकास हुआ, कैसे कैसे व्यक्ति के मानव, जैसे पहले मानव आदि मानव हुआ करता था, उसके बाद में उसके दिमाग का कैसे विकास हुआ, इन सभी बातों का अध्ययन करता है कौन, इन सभी बातों का अध्ययन करता है कौन, मनोविज्ञान। कौन करता है भैया? इन सभी बातों का अध्ययन करता है अपना मनोविज्ञान। ध्यान रखेंगे इतनी बात। तो उत्पत्ति मूलक मनोविज्ञान, हमने जैसा कि बताया आपको कि हर एक क्षेत्र में मनोविज्ञान का अध्ययन होता है।
मनोवैज्ञानिक प्रक्रियाएं होती हैं। अब भैया उत्पत्ति मूलक मनोविज्ञान क्या होता है, जैसे कि मानव कैसे बना, मानव की उत्पत्ति कैसे हुई, साथ ही साथ प्रजातियों की उत्पत्ति कैसे हुई। प्रजाति क्या होती है, विभिन्न प्रजातियों में बांटा जाता है मानव, जैसे मंगोलाइड प्रजाति, द्रविडियन प्रजाति, ये सब प्रजातियां होती हैं मानव की। ठीक, ध्यान रखेंगे, आर्यन प्रजाति, तो ये सब प्रजातियां होती हैं मानव की। एक प्रजाति में कई तमाम प्रकार की जातियां आती है। एक विभिन्न क्षेत्र में रह रहे जो व्यक्ति होते हैं उन्हीं को प्रजाति कहा जाता है। और वो प्रजाति विभेद होता है, मतलब जैसे कि मान लेते हैं हम जो है चाइना के लोग हैं वो मंगोलाइड प्रजाति के हैं। मंगोलाइड प्रजाति में क्या होता है, मंगोलाइड प्रजाति में लोग छोटे कद के होते हैं, मतलब नाटे होते हैं, और जो है उनकी नाक जो होती है अंदर की ओर दबी होती है, इस प्रकार से होता है। इसी प्रकार से हम लोग कैसे, हम लोग मिश्रित प्रजाति के हैं। हमारे यहाँ पे आर भी आए, होड़ भी आए, और तमाम प्रकार के आक्रांता आए, अरब आए, यूनानी आए, फारसी आए, जो है तमाम प्रकार के लोग हमारे लोग ऊपर आते रहे, जो है उसके बाद में फिर मंगोलाइड भी आक्रमण हुए, तो आर्य भी आए। तो इतने सभी लोगों का मिक्सचर जेंडर है हम लोगों, मतलब इंडिया जो है यहाँ पर एक मुख्य रूप से कोई प्रजाति नहीं, जबकि जो दक्षिण वाले हैं वो द्रविड़ियन प्रजाति के लोग हैं। ओके, इतनी बात क्लियर हुई। तो प्रजातियों की उत्पत्ति कैसे हुई, व्यक्तियों का जो विकास हुआ अभी तक, वो किस प्रकार से उनका विकास हुआ, इन सभी बातों का ध्यान हम रखते हैं किसके अंतर्गत, इन सभी बातों का अध्ययन हम करते हैं उत्पत्ति मूलक मनोविज्ञान के अंतर्गत। ध्यान रखेंगे। आगे बात पढ़ते हैं विश्लेषण, मतलब विश्लेषणात्मक मनोविज्ञान। अब विश्लेषणात्मक मनोविज्ञान हमने बताया हर एक क्षेत्र में मनोविज्ञान, अब मतलब कहीं पर किसी चीज़ की उत्पत्ति हो रही है तो उसमें भी मनोविज्ञान है। विश्लेषणात्मक मनोविज्ञान का मतलब होता है जिसमें विश्लेषण किया जाता है, दर्शन जिसको हम कहते हैं कि दर्शन मनोविज्ञान, तो वो होता है आपका विश्लेषणात्मक मनोविज्ञान। ठीक, ध्यान रखेंगे। दर्शन का मतलब क्या होता है, देख करके ज्ञान प्राप्त करना, अर्थात जो है फिलोस और सोफिया दो शब्दों से मिलकर के बना है। फिलोस का मतलब होता है लव, और सोफिया का मतलब क्या होता है, सोफिया का मतलब होता है ज्ञान, सोफिया का मतलब क्या होता है विद्या, या फिर जो है एक प्रकार से जो है विवेक। तो इन सभी के प्रति, जब शिक्षा के प्रति किसी को प्रेम हो जाता है तो उसी को दर्शन कहते हैं। समझ में आई बात। तो विश्लेषणात्मक मनोविज्ञान की वह शाखा होती है जिसके अंतर्गत अंतर्दर्शन, निरीक्षण एवं तर्क विधियों के द्वारा मानव की जो स्वाभाविक एवं जटिल प्रक्रियाएं होती हैं उनका सूक्ष्म विश्लेषण हम करते हैं, मतलब छोटे स्तर पर विश्लेषण कर लेते हैं। सूक्ष्म मतलब एक प्रकार से होता है तह तक जाते हैं, अध्ययन करते हैं। ठीक, मतलब इसके आंतरिक अर्थात मानव का जो स्वभाव होता है उसकी, और उसके बाद में जो उसकी जो प्रक्रिया होती है मानव की, क्या क्या करता है क्या क्या नहीं करता, उसका स्वभाव क्या होता है, इन सभी का जो है अध्ययन करता है कौन, मनोविज्ञान करता है। और मनोविज्ञान की कौन सी शाखा करती है, तो विश्लेषणात्मक मनोविज्ञान करता है। उत्पत्ति मूलक मनोविज्ञान भी जो है किसका अध्ययन करता है, प्रजाति और व्यक्ति कैसे विकास हुआ उनका, इनका अध्ययन करता है। इसी प्रकार से हर एक क्षेत्र में जो है शिक्षा मनोविज्ञान भी है, और पशु मनोविज्ञान भी है, अलग अलग प्रकार के लोक मनोविज्ञान भी है, समाज मनोविज्ञान भी है, तमाम प्रकार के मनोविज्ञान आपके जो है पाठ्यक्रम में हैं। तो इन सभी से लेकर के लगातार प्रश्न एग्जाम में दिनों पूछे जाते रहते हैं, तो इनको समझना अति आवश्यक है। तो विश्लेषण मूलक समझ में आ गए आपके। आगे बढ़ते हैं, अगला है कि जो है पशु मनोविज्ञान के अंतर्गत पशुओं के मन का अध्ययन किया जाता है। तो पशु मनोविज्ञान के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है, पशुओं के मन का अध्ययन किया जाता है। विकसित मानव के मन से पशुओं के मन भी अभिव्यक्ति की तुलना की जाती है, और इस कारण इसे कभी कभी तुलनात्मक मनोविज्ञान भी कहते हैं। तो पशु मनोविज्ञान को पूछा था, पशु मनोविज्ञान को क्या कहते हैं, तो तुलनात्मक मनोविज्ञान भी कहते हैं। ध्यान रखेंगे इतनी बात। तो जो पशु मनोविज्ञान होता है उसके अंतर्गत हम पशुओं के जो मन का स्वभाव होता है, अर्थात पशु जैसे एक होता है पशु, जब जो डॉक्टर चिकित्सा होते हैं तो पशु के एक डॉक्टर होते हैं, इसी प्रकार से पशुओं का भी मनोवैज्ञानिक ढंग से अध्ययन किया जाता है। क्योंकि मनोविज्ञान पढ़ने के बाद में जो मानव का अध्ययन हम करते हैं, ठीक उसी प्रकार से हम पशुओं पर भी उससे रिसर्च करते हैं, और ये बातें जानते हैं कि अर्थात पशुओं पर हम किस प्रकार से अध्ययन कर सकते हैं, पशुओं की कौन सी दवाई, पशुओं को क्या क्या चारा देना है, कैसे खिलाना, क्या करना क्या नहीं करना है, ये सब उनके जो है आँखों को देख करके या फिर उनके जो है चेहरे को देख करके लोग पता लगा लेते हैं, मतलब उनके मन की बातें क्या होती हैं, ये सारी चीज़ें पहले ही पता लगा लेते हैं। वो मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया के तहत होता है। ओके, आगे देखते हैं। लोक मनोविज्ञान के अंतर्गत आदिवासियों की आदत, परंपरा, विचार आदि का अध्ययन तथा विभिन्न समाजों के मानसिक स्तर का उनका विश्लेषण, उनकी विशेषताओं का अध्ययन किया जाता है। समझ में आई बात। लोक मनोविज्ञान क्या होता है, लोक मतलब होता है भैया, लोक मतलब क्या होता है, लोक प्रचलित जो चीज़ें होती है, लोग समझते हैं, लोक मतलब होता है समाज, एक प्रकार से जो समाज का अध्ययन, उनके जो विचार होते हैं, आदत होते हैं आदिवासी समूह के। अब आदिवासी में क्या क्या परंपरा हो रही है, साथ ही साथ हमारे लोगों में भी परंपरा क्या हो रही है, हिंदू की परंपरा क्या है, मुस्लिम की परंपरा क्या है, उनके रीति रिवाज कैसे हैं, उनके विचार कैसे हैं, उनका आंतरिक मन भाव कैसा है, उनका मानसिक स्तर कैसा है, इन सभी बातों का अध्ययन करता है कौन, मनोविज्ञान। और मनोविज्ञान की कौन सी शाखा, तो लोक विज्ञान की शाखा। ओके, ध्यान रखेंगे। ये स्कोप पढ़ रहे हैं आप, ओके, ध्यान रखेंगे, इसका स्कोप चल रहा है इस समय। आगे देखते हैं।
आगे और मुद्दे को हम समझ लेते हैं, और मुद्दे आपके सामने आते रहेंगे मेरे प्यारे दोस्तों। ओके, आगे थोड़ा हम देख लेते हैं प्रयोगात्मक मनोविज्ञान। प्रयोगात्मक मनोविज्ञान क्या होता है? प्रयोगात्मक मनोविज्ञान देखिए फटाफट। प्रयोगात्मक मनोविज्ञान क्या करता है? प्रयोगात्मक मनोविज्ञान में सामाजिक क्रियाओं के अतिरिक्त बाह्य क्रियाओं पर भी परीक्षण होता है। प्रयोगात्मक मनोविज्ञान की अपनी प्रयोगशालाएं होती हैं, जिनमें विभिन्न प्रयोगों द्वारा बुद्धि, स्मृति, कल्पना, तर्क, व्यक्तित्व आदि का अध्ययन करके विभिन्न सिद्धांत प्रतिपादित किए जाते हैं। जैसे बहुत सारे विद्वान आगे चल करके आप इसी में पढ़ेंगे। बुद्धि का सिद्धांत, बुद्धि लब्धि कैसे, IQ क्या होता है, स्मृति मतलब याद रखने की क्या क्या क्षमता होती है, कल्पना से संबंधित सिद्धांत, तर्क का सिद्धांत क्या है, व्यक्तित्व कैसे निखारा जाता है, इससे संबंधित बहुत सारे विद्वानों ने अलग अलग प्रकार से अपने अपने तर्क दिए हैं, अपने अपने मत दिए हैं, अपने अपने सिद्धांत दिए। तो ये सब सारे सिद्धांत जो होते हैं वह प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के अंतर्गत दिए जाते हैं, जो कि प्रयोगशाला में इसका अध्ययन किया जाता है, इस पर विश्लेषण किया जाता है, रिसर्च किया जाता है। मनुष्य के मस्तिष्क को ले जाकर के रिसर्च करते हैं, जानवर के मस्तिष्क को रिसर्च करते हैं, इसी प्रकार से तमाम प्रकार की चीज़ों पर रिसर्च क्या करते हैं, तो वही होता है प्रयोगात्मक मनोविज्ञान। आगे देखते हैं विकासात्मक मनोविज्ञान। अब प्रयोगात्मक मनोविज्ञान समझ में आया क्या होता है? प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के अंदर प्रयोगशाला में किसी चीज़ का जब हम विश्लेषण करते हैं, अध्ययन करते हैं, वही होता है। उसके अंदर विकासात्मक मनोविज्ञान के अंतर्गत हम विभिन्न मानसिक क्रियाओं, व्यवहार का क्रमबद्ध अध्ययन करते हैं। तो मानसिक क्रियाएं जो होती हैं विभिन्न प्रकार की, और उनका व्यवहार कैसा होता है, इनका अध्ययन करते हम क्या करते हैं विकासात्मक रूप से। ये किस प्रकार से आदिवासी समाज से और हम तक किस प्रकार से हमारे जो है दिमाग में किस प्रकार का चेंजमेंट रहा है, इसी को विकासात्मक मनोविज्ञान के अंतर्गत रखते हैं, और इसके अंतर्गत हम इन सभी मुद्दों पर चर्चा करते हैं। आगे थोड़ा बढ़ते हैं, आगे देखेंगे तो बाल मनोविज्ञान। अब बाल मनोविज्ञान क्या होता है भैया? बाल मनोविज्ञान जो होता है वह बालक की शैशवावस्था से लेकर के बालक की प्रौढ़ावस्था तक के समय काल के बारे में हमको अध्ययन करवाता है। ओके, ध्यान रखेंगे। शैशवावस्था जो होती है वह कब से कब तक चलती है? तो सब शैशवावस्था जो होती है वो बालक की लगभग आपकी चलती है 0 से लेकर के 2 साल तक या फिर 6 साल तक, 0 से लेकर के आपकी 5 साल तक, 0 से 5 साल तक शैशवावस्था, 6 से लेकर के 12 साल तक आपकी चलती है जो है आपकी बाल्यावस्था, किशोरा मतलब सॉरी पहले देखिए शैशवावस्था। शैशवावस्था 0 से लेकर के 5 साल तक शैशवावस्था, और उसके अंदर बात ये बाल्यावस्था, और बाल्यावस्था में 6 से 12 वर्ष के अध्ययन किया आता है, और बाल्यावस्था के बाद में 13 से लेकर के 18 साल के समय काल को हम अध्ययन करते हैं किशोरावस्था के अंतर्गत। उसके बाद में 18 से लेकर के हम जब तक जीवन पर्यंत तक मर नहीं आता व्यक्ति, तब तक उसके अंतर्गत प्रौढ़ावस्था के अंतर्गत हम इनका अध्ययन करते हैं। इसको कई कैटेगरी में बांटा जाता है, हालांकि कुछ लोग इसको 60 का अध्ययन मानते हैं, मतलब विद्वानों में मतभेद है, ये चर्चा करेंगे तब हम उसमें विस्तार से आगे आने वाले चैप्टर्स में आप चर्चा कर लेंगे। ओके, ध्यान रखेंगे इतनी बात। तो जो बाल मनोविज्ञान के अंतर्गत हम जो है गर्भस्थ शिशु की अवस्था से लेकर के 12 वर्ष तक की अवस्था के बालक की विभिन्न मानसिक क्रियाओं का अध्ययन मतलब गहन अध्ययन किया जाता है, किसके अंतर्गत? बाल मनोविज्ञान। अब बाल मनोविज्ञान में 2 फाड़ होते हैं, एक तो शैशवावस्था होती है, एक बाल्यावस्था होती है। शैशवावस्था जब पैदा नहीं होता बच्चा, उससे मतलब 0 से लेकर के 5 साल तक, और 6 से लेकर के 12 साल तक बाल्यावस्था होती है। उसके बाद में बच्चा किशोरावस्था में प्रवेश करता है, और किशोरावस्था में प्रवेश करने के बाद में 12 वर्ष की अवस्था से लेकर के 21 वर्ष या फिर कहीं कहीं पर 18 वर्ष, तो 12 से 21 या 12 से 18 वर्ष तक की अवस्था जो होती है वह किशोरावस्था के अंतर्गत अध्ययन की जाती है। विद्वानों में मतभेद है, लेकिन ज़्यादा तर्क जो व्यवस्थित किया गया है वो 18 साल है। ओके, ध्यान रखेंगे। तो आपसे पूछेगा, ऐसा ये नहीं पूछेगा कि कब से 18 लगाइएगा आप, ज़्यादा सही रहेगा। ओके, तो किशोर विज्ञान के अंतर मतलब किशोर मनोविज्ञान के अंतर्गत 12 वर्ष से लेकर के 21 वर्ष तक, मतलब वो किसी किसी का माइंड जो होता है अपने अपने हिसाब से होता है। विद्वानों में मतभेद है इस बात पर कि 18 होगा कि 21 होगा, हालांकि ज़्यादा तर्क जो मिले हैं वो 18 के मिले, इसलिए आप इस एग्जाम में 18 लगाइएगा। ओके, मिलेगा, वैसे जल्दी मिलेगा नहीं ऐसे प्रश्न, लेकिन मिलेगा तो लगा दीजिएगा। अध्ययन क्या आता है? व्यक्ति के जीवन में सबसे अधिक क्रांतिकारी परिवर्तन इसी में होते हैं। किशोरावस्था को ही क्या एक प्रकार से क्रांतिकारी जो है अवस्था भी कहते हैं। साथ ही साथ बहुत ज़्यादा इसमें परिवर्तन होता है लोगों के दिमाग में, बच्चों के दिमाग में। तो क्या होता है, जब बच्चों के दिमाग में बहुत ज़्यादा परिवर्तन होता है तो बच्चे क्या हो जाते हैं भैया, बच्चे इसमें बहुत ज़्यादा अलग अलग प्रकार की उनके अंदर मनोदशाएं होती हैं। जब बच्चा 12 साल के बाद में होता है तो तर्क करने की शक्ति उसके अंतर्गत आ जाती है, और तमाम प्रकार की चीज़ें करना प्रारंभ कर देता है। वो अपने पिता की बातों को नहीं सुनता, अपने घर से कभी कभी भागने का भी प्रयास करता है, स्कूल में सबसे लड़ जाता है, और इसी प्रकार से तमाम सारे उसके अंदर विचार चलते हैं, तर्क चलते हैं। काम वासना भी इसी के अंतर्गत आ जाती है। उसके अंतर्गत मतलब दाढ़ी मूछ आ जाती है लड़कों में, लड़कियों में जो होता है उनके जो है स्तन वगैरह का विकास होना प्रारंभ हो जाता है। तो इस प्रकार से जो होता है
ये शारीरिक विकास, संवेगात्मक विकास और जो है सामाजिक विकास, 3 प्रकार के विकास होते हैं किसी भी बच्चे के जो है एक प्रकार से मनोविज्ञान के अंतर्गत। तो ये तीनों प्रकार के विकास एकदम से फुल फॉर्म में होते हैं किशोरावस्था में, अर्थात बच्चे का शरीर भी बढ़ रहा होता है किशोरावस्था में, साथ ही साथ उसका माइंड भी डेवलप हो रहा होता है और उसके अंतर्गत तर्क शैली भी बहुत ज़्यादा मात्रा में वो जो है उपस्थित होना प्रारंभ हो जाती है। तो इस प्रकार से उसके शरीर में परिवर्तन हो रहा होता है और जब उसके शरीर में परिवर्तन हो रहा होता है तो प्रकृति के हिसाब से वो अपने आप को समायोजित करना चाहता है कि हाँ, जो जीवन है ये जीवन के किस प्रकार से जिए, मतलब समायोजित मतलब सामंजस्य नहीं बैठा पाता अपने और प्रकृति के बीच में, मतलब वातावरण के बीच में, जो सामाजिक जो अपने आस पड़ोस के लोग हैं उनसे सामंजस्य नहीं बैठा पाता, कैसे क्रियाकलाप है क्या नहीं है, इसलिए वह झगड़ा करता है और तमाम प्रकार की चीज़ें होती हैं क्योंकि उसके माइंड में तमाम प्रकार का परिवर्तन हो रहा होता है। और जब किसी चीज़ में परिवर्तन हो रहा होता है, जैसे आप कभी भी कोई ऐप जब डाउनलोड करते हैं तो डाउनलोड करने के बाद में कभी कभी देखते हैं बहुत रुक रुक करके चलता है या फिर कभी कभी हैंग कर जाता है फ़ोन वगैरह। तो जब ज़्यादा मात्रा में उसमें परिवर्तन करेंगे, ज़्यादा मात्रा में उसको चलाएंगे फ़ोन को, तो हैंग करेगा। इसी प्रकार से जब ज़्यादा मात्रा में किसी व्यक्ति में परिवर्तन होगा तो वह व्यक्ति क्या हो जाएगा, चिड़चिड़ापन उसके अंतर्गत जाएगा। इसीलिए जो होता है चिड़चिड़ेपन का अवस्था होती है किशोरावस्था आपकी। किशोरावस्था में तमाम प्रकार के जो है लव अफेयर वगैरह ये सब होते हैं किशोरावस्था से ही प्रारंभ होते हैं। इतनी बात क्लियर हुई। आगे देखो, किशोर मनोविज्ञान किशोरों के सामाजिक, मानसिक एवं संवेगात्मक विकास का अध्ययन, उनके मार्गदर्शन करता है। तो इस प्रकार से तमाम मानसिक किसी भी व्यक्ति का, जैसे कि चाहे छोटा बच्चा हो, शैशवावस्था में भी सामाजिक विकास होता है, शैशवावस्था में मानसिक विकास, शैशवावस्था में सामाजिक विकास, संवेगात्मक विकास, 3 प्रकार के विकास होते हैं जब भी बच्चा छोटा, चाहे शैशवावस्था हो, चाहे बाल्यावस्था हो, चाहे किशोरावस्था हो और चाहे आपकी प्रौढ़ावस्था हो, सब में 3 प्रकार के विकास होंगे। एक सामाजिक विकास होगा, सामाजिक विकास के अंतर्गत उसकी चाल चलन कैसे सामाजिक व्यवहारों को सीखता है वो होता है। मानसिक विकास के अंतर्गत उसका विचार कैसे डेवलप होता है, उसके मन में क्या चीज़ें होती हैं, वह किन चीज़ों को समझता है और कैसे कैसे विचार उसके मन में आते हैं। साथ ही संवेगात्मक विकास के अंतर्गत उसमें लव अफेयर या फिर जो आप उसके अंतर्गत भाव, जो विचार उसके मन में होते हैं, भावात्मक विकास, इमोशनल डेवलपमेंट जिसको कहते हैं। मानसिक विकास में मेंटल डेवलपमेंट और सामाजिक विकास को सोशल डेवलपमेंट कहते हैं। ओके, ध्यान रखेंगे इतनी बात। आगे देखते हैं। आगे आप देख सकते हैं व्यक्तिगत मनोविज्ञान के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के व्यक्तियों की व्यक्तिगत विशेषताओं का अध्ययन किया जाता है। तो व्यक्तिगत मनोविज्ञान होता है और व्यक्तिगत मनोविज्ञान के किसी एक व्यक्ति के व्यवहार, उसकी व्यक्ति की क्या विशेषता होती है, उनका अध्ययन कहता है। व्यक्तिगत मतलब होता है पर्सनल, एक व्यक्ति के लिए व्यक्तिगत मतलब होता है पर्सनल। तो पर्सनल जब किसी व्यक्ति पर रिसर्च चले और उसके मन को, भावों को, उनकी चेतना को, उनकी आत्मा के समस्त निचोड़ों को, उनके विचारों को हम समझते हैं तो वो व्यक्तिगत मनोविज्ञान के अंतर्गत करते हैं। इसी प्रकार जब आप सामूहिक विज्ञान पढ़ रहे होंगे तो सामूहिक विज्ञान के अंतर्गत किसी समूह विशेष की हम जो है चीज़ों को उठाते हैं और समूह विशेष में जितने भी लोग रहते हैं सभी का सैंपल लेते हैं, उसके बाद में वो तर्क निकालते हैं और उस समूह की विशेषताओं को हम बताते हैं मानसिक आधार पर। ओके, ध्यान रखेंगे इतनी बात। आगे बढ़ते हैं। अगला देखते हैं मानव विभिन्न, जो है मानव वैभिन्न मनोविज्ञान के अंतर्गत हस्त विधि, चेहरे की आकृति, रुचि, स्वभाव, बुद्धि एवं योग्यता के परीक्षण एवं मापन आदि के द्वारा मानव विभिन्नता का अध्ययन किया जाता है। तो मानव वैभिन्न जो मतलब मानव वैभिन्न मतलब होता है कि जो मनुष्य की बहुत सारे विचार है, मन में क्या क्या विचार चल रहे हैं, किस प्रकार की उसकी चीज़ें हैं और उसके समस्त जीवन के जो पहलू होते हैं कि चेहरे को देख करके कैसे हम पता लगा सकते हैं। हस्त विधि मतलब उसका हाथ देख करके, चेहरे की आकृति पता लगा कर, जैसे साधु महात्मा आते नहीं या फिर कोई चेहरा देख करके बता देता है, कोई हाथ देखता है उसकी आकृति कैसी है, मतलब चेहरे की आकृति कैसी है, रुचि कैसी है, उसके स्वभाव कैसा, बुद्धि कैसी है, योग्यता कैसी है उसकी, इन सभी का परीक्षण किसके अंतर्गत किया जाता है, मानव वैभिन्न मनोविज्ञान के अंतर्गत किया जाता है। और यह परीक्षण जो होता है, इसका जो मापन होता है, यह किसके अंतर्गत, मानव विभिन्नता के मानव वैभिन्न मनोविज्ञान के अंतर्गत किया जाता है, मानव की विभिन्नता का अध्ययन। ओके, और मापन क्या आता है इन सभी का कि हाँ उसका जो है हस्त विधि कैसी, मतलब हाथ की रेखाएं कैसी है, चेहरे की आकृति बनावट कैसी, उसी के आधार पर उसके मन के भावों को भी हम बता सकते हैं। ओके, सामान्य मनोविज्ञान होता है, सामान्य मनोविज्ञान का क्षेत्र होता है, इसके अंतर्गत हम क्या करते हैं, अधिगम वगैरह सीखने की प्रक्रिया, अधिगम कहते हैं उसको। उसके अंदर प्रेरणा किस प्रकार, अभी प्रेरणा मतलब होता है जो है आप मोटिवेशन, तो मोटिवेशन किस प्रकार का होता है। उसके बाद में सीखना, प्रेरणा, स्मृति, विस्मृति, चिंतन, संवेदना, संवेग, भाव, व्यक्तित्व आदि का अध्ययन किया जाता है सामान्य मनोविज्ञान के अंतर्गत। तो सबसे महत्वपूर्ण जो विज्ञान है सामान्य मनोविज्ञान आपका होता है। सामान्य मनोविज्ञान ही अधिकतर आपको पढ़ने को मिलता है, जिसके अंतर्गत व्यक्ति की जो सीखने की कला होती है, कैसे व्यक्ति जैसे तमाम प्रकार के बच्चे होते, तो कौन सा बच्चा जल्दी सीख रहा है, कौन सा बच्चा बहुत देर में सीख रहा है, तो उसके सीखने की प्रक्रिया का अध्ययन करता है। उसके बाद में उसका व्यवहार कैसा,
उसमें प्रेरणा कैसी है, मतलब उसमें मोटिवेशन कैसा है कि हाँ वो अपने लक्ष्य के प्रति किस प्रकार से जो है उत्तेजित है। साथ ही उसकी स्मृति क्या है, स्मृति मतलब होता है कि उसका याद रखने की क्षमता कितनी है। विस्मृति मतलब होता है कि जो पुरानी चीज़ें बीत गई हैं उनको किस प्रकार से वो आगे सामने ला सकता है। उसके बाद में चिंतन, किस प्रकार से किसी मुद्दे पर वो चिंता कर सकता है, मतलब चिंतन मतलब होता है एक प्रकार से उस पर विचार विमर्श कर सकता है। किस प्रकार से उसकी संवेदना होती है, किसी मतलब गरीब व्यक्ति को देखता है तो उसकी आंखों में आंसू आते हैं कि नहीं आते हैं, इस प्रकार की संवेदना कही जाती है। संवेग होता है उसका मतलब भावात्मक विकास, कि उसके लिए लब के प्रति क्या स्थान है और जो है घृणा के प्रति क्या स्थान है, ईर्ष्या कैसी है, द्वेष उसकी भावना क्या, उसके मन में क्या क्या चीज़ें चल रही है, इस प्रकार से उसका भाव कैसा है, उसका व्यक्तित्व कैसा है, मतलब उसका चरित्र कैसा है, तमाम प्रकार की चीज़ें होती है। व्यक्तित्व मतलब होता है आपका जो है व्यक्तित्व की अंग्रेजी होती है आपकी पर्सनालिटी, और पर्सनालिटी में आपके विचार भी आते हैं, और पर्सनालिटी में आपका शारीरिक विकास, मानसिक विकास, संवेगात्मक विकास, सामाजिक विकास, सारे विकास आते हैं। तो इन सभी का अध्ययन जो होता है सामान्य मनोविज्ञान के अंदर क्या आता है। उसके बाद में असामान्य मनोविज्ञान आता है। असामान्य मनोविज्ञान जो होता है व्यक्ति के असामान्य व्यवहारों, अनुभूतियों और मनोदशाओं का मनोवैज्ञानिक दृष्टि से क्या करता है, अध्ययन करता है, और उसके उपचार के सिद्धांत को क्या करता है, बताता है। मनोविज्ञान जो है मनोविश्लेषण विज्ञान। अब अगला आता है आपका मनोविश्लेषण विज्ञान। ठीक, ध्यान रखेंगे। तो जो है असामान्य सामान्य मनोविज्ञान को आपने पढ़ा। अब हम अगला पढ़ते हैं थोड़ा। क्या है भैया अगला जो है आपका असामान्य मनोविज्ञान के बाद में मनोविज्ञान, मतलब सॉरी क्या है, मनोविश्लेषण मनोविज्ञान। ठीक, मनोविश्लेषण मनोविज्ञान अर्थात जो मन का विश्लेषण करने के बाद में जो विज्ञान बनता है उसी को हम क्या कहते हैं, मनोविश्लेषण मनोविज्ञान कहते हैं। इसके प्रवर्तक कौन है, जो है सिगमंड और फ्रायड है। कौन है, सिगमंड फ्रायड है। अब सिगमंड फ्रायड जो है इड ईगो सुपर ईगो, इड ईगो सुपर ईगो की अवधारणा भी यही व्यक्ति देते हैं। कौन, जो फ्रायड महोदय हैं। ठीक है, सिगमंड फ्रायड। ठीक, सिगमंड फ्रायड। कभी कभी इनका पूरा नाम पूछ लेता है, इनका नाम एस जो है फ्रायड लिखा रहता है कि फ्रायड, केवल फ्रायड आपने सुना होगा, लेकिन इनका पूरा नाम होता है सिगमंड फ्रायड। और इन्हीं की कभी कभी पूरा नाम आपसे पूछ लिया जाता है, तो इनका नाम क्या है, इनका नाम है भैया सिगमंड फ्रायड। इतनी बात आपको क्लियर हुई। आगे देखते हैं। तो मनोविश्लेषण मनोविश्लेषण मनोविज्ञान के प्रवर्तक हैं सिगमंड फ्रायड। इस मनोविज्ञान की सर्वप्रमुख देन मानसिक रोगों की मनोविश्लेषण चिकित्सा पद्धति होती है। ध्यान रखेंगे, इसमें क्या होता है कि मन का विश्लेषण किया जाता है पूर्ण रूप से, मन क्या कमी है उसमें, उसकी पूर्ति के लिए उसकी चिकित्सा के हेतु इसमें जो है तमाम सारे विचार दिए जाते हैं। और सिगमंड फ्रायड जो है इड ईगो सुपर ईगो की अवधारणा देते हैं। जो व्यक्ति ईगो कहते हैं ना, तुम्हारे अंदर बहुत ज़्यादा ईगो है, तो ईगो की विचारधारा जो है, ईगो पर विचारधारा दी है, अपनी सिद्धांत दिया है किसने, सिगमंड फ्रायड महोदय ने। इसको आप किसी दिन पढ़ाएंगे, जो आपके सिलेबस में है, देखेंगे कि इनका जो है सिद्धांत क्या होता है। आगे देखते हैं। शारीरिक आपका अंतर्गत उन शारीरिक प्रक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है जिनका मानसिक प्रक्रियाओं से संबंध होता है। तो एक शारीरिक मनोविज्ञान होता है। अब शारीरिक मनोविज्ञान के अंतर्गत हम किसका अध्ययन करते हैं, तो शारीरिक मनोविज्ञान के अंतर्गत शारीरिक प्रक्रियाओं का अध्ययन करते हैं। शरीर की कैसी कैसी प्रक्रिया होती है, शरीर क्या क्या क्रिया करती है, इसका अध्ययन हम करते हैं। किसका, मानसिक प्रक्रियाओं के संबंध में। ओके, आगे देखते हैं मनोभौतिक मनोविज्ञान। अब भैया बहुत ज़्यादा विज्ञान होते हैं मनोभौतिक अब इन सभी को आपको याद नहीं रखना है पूर्ण रूप से, लेकिन हाँ सभी बातों को 1 से 2 बार को आपको वीडियो को देख लेना है और तब बातें आपके समझ में आ जाएंगी। ओके, मनोभौतिक मनोविज्ञान के अंतर्गत हम विभिन्न मानसिक प्रक्रियाओं, विशेष करके संवेदनाओं, जो संवेदनाएं होती हैं आपके मन की, उसका अध्ययन करते हैं। जो भौतिक उत्तेजना होती है उनका अध्ययन करते हैं। उनके मध्य में क्या करते हैं, परिमाणात्मक संबंधों का विवेचन करते हैं। अर्थात जो मानसिक प्रक्रियाएं होती हैं और उनमें जो विशेषकर संवेदनाएं होती हैं उनका, और जो भौतिक उत्तेजना होती है उनका, उनके मध्य में क्या करते हैं हम, संबंधों का क्या करते हैं, विवेचन करते हैं। ठीक, ये किसके अंतर्गत करते हैं, मनोभौतिक मनोविज्ञान के अंतर्गत करते हैं। यह एक प्रकार से शाखा होती है जब आप विषय क्षेत्र भी इसी के अंतर्गत पढ़ रहे हैं। पहला चैप्टर अर्थ परिभाषा और विषय क्षेत्र का ही है, तो इसमें सारी चीज़ों को आपको पढ़ना होगा। ओके, ध्यान रखेंगे। अगला देखते हैं हम। अगला मुद्दा है आपका प्रेरणात्मक मनोविज्ञान। प्रेरणात्मक मतलब प्रेरणा वाला जो मनोविज्ञान होता है, अर्थात जो है जो मोटिवेशन वाला होता है। ठीक, मनोविज्ञान मोटिवेशन या फिर मोटिवेशनल साइकोलॉजी। ओके, तो जो प्रेरणात्मक मनोविज्ञान होता है इसका जन्म असामान्य एवं मनोविश्लेषणात्मक मनोविज्ञान से हुआ है। इसके अंतर्गत जीवन की उन आंतरिक प्रेरणाओं का विवेचन किया जाता है जिन्हें वह बाद में संतुष्ट करने का क्या करता है, प्रयास करता है। तो आंतरिक प्रेरणाओं का विवेचन किया तो जो अपने अंतर्गत, जैसे जो व्यक्ति के अंतर्गत जो खुद का मोटिवेशन होता है, निकलता है उसके अंतर्गत कि आज चीड़ फाड़ देंगे, सारी चीज़ें कर देंगे और आज पूरी किताब पढ़ डालेंगे, तो ये सारा मोटिवेशन जो होता है इसका अध्ययन करता है कौन, प्रेरणात्मक मनोविज्ञान करता है। उसके बाद में लास्ट आपका है कि
व्यवहारिक मनोविज्ञान। व्यवहारिक मनोविज्ञान का क्षेत्र उतना ही व्यापक है जितना कि मानव व्यवहार, इसीलिए इसके अंतर्गत कानून मनोविज्ञान, चिकित्सा मनोविज्ञान मतलब कानून मनोविज्ञान, चिकित्सा मनोविज्ञान, उद्योग एवं व्यापार, उद्योग एवं मनोविज्ञान व्यापार, उद्योग एवं व्यापार मनोविज्ञान, शिक्षा मनोविज्ञान, सलाह एवं निर्देशन मनोविज्ञान, इन सभी मुद्दों को शामिल किया था। तो व्यवहारिक मनोविज्ञान सबसे बड़ा मनोविज्ञान, और सामाजिक, तो सामाजिक मनोविज्ञान और व्यवहारिक मनोविज्ञान, ये दो मनोविज्ञान ऐसे होते हैं जो कि जो है मनोविज्ञान के समस्त पहलुओं का अध्ययन कर लेते हैं। तो मनोविज्ञान की कई शाखाएं होती हैं, उनमें आपका एक तो होता है जो है तमाम प्रकार के मनोविज्ञान आपने पढ़ा होगा, उनमें हमने आपको बताया कि पहला कि जो है समाज मनोविज्ञान, हमने दूसरा बताया आपको उत्पत्ति मूलक मनोविज्ञान, हमने तीसरा बताया विश्लेषणात्मक मनोविज्ञान, हमने चौथा बताया आपको पशु मनोविज्ञान, हमने पांचवा आपको बताया लोक मनोविज्ञान, हमने छठवां आपको बताया प्रयोगात्मक मनोविज्ञान, हमने सातवां आपको बताया विकासात्मक मनोविज्ञान, हमने आठवां आपको बताया बाल मनोविज्ञान, हमने नौवां बताया किशोर मनोविज्ञान, हमने 10वां बताया व्यक्तिगत मनोविज्ञान, हमने 11वां बताया आपका मानव वैभिन्न मनोविज्ञान, उसके बाद में जो है 12वां बताया हमने समान मनोविज्ञान, हमने जो है 13वां बताया आपको असमान मनोविज्ञान, हमने 14वां बताया आपको मनोविश्लेषण मनोविज्ञान, हमने आपको 15वां बताया शारीरिक मनोविज्ञान, हमने आपको जो है 16वां बताया मनोभौतिक मनोविज्ञान, हमने आपको 17वां बताया प्रेरणात्मक मनोविज्ञान, इसी प्रकार से हमने आपको 18वां बताया व्यवहारिक मनोविज्ञान। तो मनोविज्ञान की इतनी कैटेगरियाँ होती है, लगभग 18 से 20 कैटेगरी और भी कैटेगरी होती है। अब बांटते चले जाएंगे तो आप जो है इसका क्षेत्र बहुत व्यापक है। मनोविज्ञान जो होता है बहुत व्यापक होता है, जिस प्रकार से समाजशास्त्र व्यापक होता है, मानव शास्त्र व्यापक होता है, उसी प्रकार से जो है जो ये शास्त्र होता है आपका मनोविज्ञान, यह भी व्यापक होता है। इसीलिए इसका ना तो आदि है ना अंत है, इसी प्रकार से इसका क्षेत्र जो है विस्तृत है, एक प्रकार से व्यापक है, जो कि समस्त जो है मानव व्यवहार तक फैला हुआ है। इसलिए कभी भी बात करें तो जहाँ पर मानव व्यवहार होगा वहीं पर मनोविज्ञान होगा। यह बात आपके माइंड में एकदम से चलनी चाहिए, मनोविज्ञान आप पढ़ रहे होते हैं। अब थोड़ा बहुत हम चल लेते हैं और बात कर लेते हैं कि जो जो है आपके क्वेश्चंस है, उन क्वेश्चंस को हम कैसे करते हैं। आपके एग्जाम में ऑब्जेक्टिव टाइप में किस प्रकार से प्रश्न पूछा सकता है। तो जितने भी विद्वान मतलब जितने भी जो है व्यक्ति हमारे जो आपके सब्जेक्टिव वाले थे, मतलब जिनका लिखित फॉर्म में पेपर होता है, वह आप इन सभी मुद्दों को अगर सही से पढ़ लिए हैं आपने, तो इन सभी के बारे में आप जो है जानकारी ले सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि जो प्रश्न पत्र में आपसे ऑब्जेक्टिव टाइप के कभी कभी प्रश्न पूछता है, वैसे अधिकतर यूनिवर्सिटीज़ में ऑब्जेक्टिव टाइप के जो है प्रश्न पूछे जाते हैं। तो उनमें कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं, तो उन सभी को हम चर्चा करेंगे अभी वीडियो के अंतर्गत। ओके, ध्यान रखेंगे इतनी बात। तो किस प्रकार से हम अध्ययन करते हैं, आइए देखते हैं, एक एक प्रश्नों को चर्चा करते हुए आगे हम बढ़ते हुए चलते हैं। चलिए हम शुरू करते हैं, प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं और प्रश्नों के उत्तर को देख लेते हैं। पहला प्रश्न आपके एग्जाम में इस प्रकार से पूछा सकता है, या फिर ऐसे प्रश्न पूछा सकता है ऑब्जेक्टिव में। पहला प्रश्न है कि कौन सा विज्ञान यह बतलाता है कि बालक का मस्तिष्क कोरी मतलब पटिया नहीं है कि उस पर जो चाहे वह लिख दिया जाए। तो इसमें से मतलब बताइए कौन सा विज्ञान ऐसा है जो कि यह बताता है कि बालक का मस्तिष्क जो होता है कोरी पटिया नहीं होता, कि जिस पर क्या जो चाहे मन लिया। कोरी पटिया मतलब होता है जो कोरा कागज बोल सकते हैं, कि कोरे कागज पे लिख दूं अपनी प्रेम कहानी। तो कोरा कागज का मतलब होता है कि सादा एकदम से कागज, ब्लैंक चेक जिसको कहते हैं, मतलब एकदम से खाला, मतलब एकदम से जो है सपरचट हो, उसमें कुछ लिखा ना हो, पूरा का पूरा सादा हो। अब उस कागज में जब लिखेंगे हम कोई चीज़, तो वही चीज़ मतलब कि एक प्रकार से, तो एक व्यक्ति ने बताया था इस बात को कि जो बालक होता है, उस बालक का जो मस्तिष्क होता है वह कोरी कागज नहीं होता है, उस पर जो है कोई चीज़ ना कोई चीज़ लिखी होती है। तो अब यह प्रश्न आपसे पूछा गया एग्जाम में कि बालक का मस्तिष्क कोरी पटिया नहीं होता है कि उस पर जो चाहे वह लिख दिया जाए, अर्थात खाली पटिया फिर खाला मतलब एकदम से खाली कागज नहीं होता है जिस पर जो मर्जी वो लिख दिया जाए। यह बात करता है, यह बताता है मनोविज्ञान, क्योंकि मनोविज्ञान आप पढ़े तो मनोविज्ञान। ओके, अगला प्रश्न देखते हैं। मानव व्यवहार के स्वरूप को समझने में सहायता प्रदान करता है। तो मानव के व्यवहार के स्वरूप को समझने में सहायता कौन प्रदान करता है, तो मानव के व्यवहार को, अब व्यवहार की बातें जब भी आएंगी तो क्या होगा, मनोविज्ञान होगा। आपका ऑप्शन इसका एक करेक्ट है। अगला प्रश्न देखते हैं कि मनोविज्ञान की उत्पत्ति के महत्वपूर्ण योगदान है। तो भैया जब भी कभी किसी चीज़ का योगदान पूछे, विशेषताएं पूछे, या कार्य पूछे, महत्व पूछे, या विषय क्षेत्र पूछे, तब भी आपको क्या लगाना है, उपयुक्त डी सभी ऑप्शन, मतलब उपयुक्त डी मतलब उपयुक्त सभी ऑप्शन, इसका डी करेक्ट होगा। मनोविज्ञान की उत्पत्ति में महत्वपूर्ण योगदान धर्म और दर्शन भी निभाता है, जादू भी निभाता है, और विज्ञान भी निभाता है। ओके, आगे बढ़ते हैं, अभी प्रश्नों को हम देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने यहाँ पर प्रस्तुत है। अगला प्रश्न है, बताइएगा फटाफट से आप लोग। अगला प्रश्न है कि किस दार्शनिक के
समय में मनोवैज्ञानिक मतलब मनोविज्ञान दर्शन शास्त्र का एक अभिन्न अंग था। तो किस दार्शनिक के समय मनोविज्ञान दर्शन शास्त्र का एक अभिन्न अंग था? ऑप्शन ए है प्लेटो, बी ऑप्शन है अरस्तु, सी ऑप्शन है सुकरात, डी है मैकियावेली। तो जो इसमें आपके अरस्तु महोदय थे अर्थात अरिस्टोटल जो थे, उनके समय काल में मनोविज्ञान दर्शन शास्त्र का एक अभिन्न अंग था। तो मनोविज्ञान दर्शन शास्त्र का एक अभिन्न अंग था अरस्तु के समय काल से। ऑप्शन इसका बी करेक्ट है। अगला प्रश्न है कि मनोविज्ञान किस भाषा के शब्द साइकोलॉजी का हिंदी रूपांतर है? तो किस भाषा के शब्द माथा से साइकोलॉजी शब्द है वो किस भाषा से बना हुआ है? अर्थात साइकी और लोगास दो शब्द जो है, या फिर साइक और लोगास दो शब्द बने हैं, वो किस भाषा के हैं? तो वो यूनानी भाषा के। किस भाषा के हैं? यूनानी भाषा के हैं। ऑप्शन इसका क्या होगा? ये सॉरी, यह पूछ रहा है एक मिनट, यह पूछ रहा है कि मनोविज्ञान किस भाषा के शब्द साइकोलॉजी का हिंदी रूपांतर है। तो साइकोलॉजी जो शब्द है आपका, यह तो अंग्रेजी भाषा का शब्द है, तो ऑप्शन इसका ए करेक्ट होगा। साइकोलॉजी शब्द अंग्रेजी भाषा का, जबकि यहाँ पे देखिए जो साइकोलॉजी शब्द है इसकी उत्पत्ति किस भाषा से हुई? जब ऐसा पूछे कि साइकोलॉजी शब्द जो है उसकी उत्पत्ति किस भाषा से हुई है, तब आपकी किस भाषा से हुई है? तब यूनानी भाषा से हुई है। ऑप्शन इसका सी करेक्ट होगा। अर्थात साइकी और लोगास दो शब्दों से मिलकर के साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति हुई है, जो कि क्या है, जो कि प्रकार से जो है यूनानी भाषा के शब्द थे साइकी और लोगास, इसलिए साइकोलॉजी जो है अंग्रेजी में प्रयुक्त होने लगा, और अंग्रेजी के बाद में अंग्रेजी का जब हिंदी रूपांतर किया गया तो हमारे सामने मनोविज्ञान आया, जिसका हम अध्ययन करते हैं। ओके, इतनी बात क्लियर हुई। आगे बढ़ते हैं और भी प्रश्नों को हम देख लेते हैं। समझ में आ रहा है? चलो आगे बढ़ते हैं। अगला है आपसे प्रश्न, एक मिनट रुकिएगा। अगला प्रश्न है आपका कि मनोविज्ञान का मुख्य कार्य आत्मा के विषय में विचार करना है, यह किन विचारकों की मान्यता है? तो मनोविज्ञान का मुख्य कार्य आत्मा के विषय में विचार करना है, यह बात किसने कही है? यह बात आत्मा का विज्ञान है। हमने पहले शुरुआत में बताया था कि मनोविज्ञान आत्मा का विज्ञान है। यह कथन कहने वाले में आपके अरस्तु और प्लेटो दो तो सबसे महत्वपूर्ण प्रसिद्ध विद्वान हैं। अरस्तु और प्लेटो को हमने बताया था, लेकिन उसमें एक व्यक्ति और है जो है कौन? डेकोर्ट। ठीक, ध्यान रखेंगे, डेकोर्ट। तो ऑप्शन इसका डी करेक्ट है। ऑप्शन मतलब प्लेटो भी है अरस्तु भी है। अब दोनों में अगर आपको डेकार्ट को नहीं पता है कि डेकार्ट ने कहा था या नहीं कहा था, लेकिन अरस्तु और प्लेटो को पता है कि इन दोनों ने आत्मा का विज्ञान माना है मनोविज्ञान को, तो तुरंत आप कहेंगे भैया दोनों को लगाना है, एक को कैसे लगा देंगे हम? तो ऊपर सभी ऑप्शन में मिल रहा है, तो इसका मतलब डेकार्ट भी है, इन्होंने भी कहा है कि मनोविज्ञान जो होता है आत्मा का अध्ययन करता है। इसी प्रकार से और लोगों ने माना कि मनोविज्ञान जो होता है मन का विज्ञान है। बाद में कुछ लोगों ने माना कि मनोविज्ञान चेतना का विज्ञान है। फिर बाद में लोगों ने माना कि मनोविज्ञान जो होता है व्यवहार का विज्ञान है। और पूर्ण रूप से अब जो है ये प्रचलित चल रहा है कि मनोविज्ञान क्या होता है? इन चारों का विज्ञान होता है। अर्थात मन का भी अध्ययन किया आता है, आत्मा का अध्ययन भी किया जाता है उसमें, और साथ ही साथ चेतना का भी अध्ययन किया जाता है और व्यवहार का अध्ययन भी किया जाता है। इस प्रकार से मनोविज्ञान का क्षेत्र अत्यंत व्यापक है। अगला प्रश्न देखते हैं कि पहले मनोविज्ञान का अर्थ आत्मा से लगाया जाता था, परंतु यह परिभाषा अस्पष्ट है, क्योंकि हम इस प्रश्न का संतोषजनक उत्तर नहीं दे सकते कि आत्मा क्या है। तो आत्मा क्या है, सबसे पहले ये प्रश्न नहीं दे सकते कि आत्मा ही क्या है, क्योंकि आत्मा की परिभाषा देना बहुत बड़ी जटिल काम है। लेकिन जब हालांकि गीता में आत्मा की परिभाषा देते हुए भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश देते हुए कहा है कि नैनम छिद्यन्ते शस्त्राणि नैनम दहति पावका न चैनम क्लेदन्ते आपो न शोषितुमार्ता। अर्थात आत्मा जो होती है अजर अमर और अविनाशी होती है, ना तो इसको शस्त्रों के द्वारा भेजा जा सकता है, ना ही इसको जो है अग्नि के द्वारा जलाया जा सकता है, ना ही इसको जो होता है वायु के द्वारा उड़ाया या सुखाया जा सकता है, ना तो इसको जल में भिगोया फिर डुबोया जा सकता है। इस प्रकार से आत्मा को नष्ट नहीं किया जा सकता, आत्मा को एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। इसी बात को आधार बनाया लोगों ने, और आधार बना करके इस बात को आधार बनाया और ऊर्जा संरक्षण का नियम दिया। ऊर्जा संरक्षण के नियम में कहा गया कि ऊर्जा तो ना तो उत्पन्न की जा सकती है ना नष्ट की जा सकती है, बस एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित की जा सकती है। तो ऊर्जा संरक्षण का नियम यही है। यह नियम आत्मा के नियम पर ही जो है पड़ा है, मतलब गीता से ये नियम लिया गया है। इतनी बात क्लियर हुई। तो अब विद्वानों में मतभेद है। एक प्रकार से वैज्ञानिक जो है तर्क लोग नहीं मानते आत्मा के बारे में, जबकि एडवर्ड जो है टायलर महोदय थे, टायलर महोदय ने क्या कहा? टायलर महोदय ने आत्मावाद दिया है, जो कि धर्म की उत्पत्ति से संबंधित एक सिद्धांत है। तो टायलर महोदय ने आत्मावाद को बढ़ावा दिया। लेकिन यहाँ पर लोगों ने माना, मनोवैज्ञानिकों ने, कि जो आत्मा होती है इसकी व्याख्या पूर्ण रूप से हम नहीं कर सकते, इसलिए यह कहना कि मनोविज्ञान आत्मा का विज्ञान है यह उचित नहीं होता। तो इनमें से
यह कथन किसका है? रास का है, या मैक्डुगल का है, या वुडवर्थ का है, या फिर मन का है? किसका है यह कथन किसका है? तो यह कथन आपका किसका है कि पहले मनोविज्ञान का अर्थ आत्मा से लगाया जाता था, परंतु यह परिभाषा अस्पष्ट है क्योंकि हम इस बात का संतोषजनक उत्तर नहीं दे सकते कि आत्मा क्या होती है। यह कथन कहा था रास महोदय ने। यह कथन किसने कहा था? रास महोदय ने कहा था। ऑप्शन इसका ए करेक्ट है। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न नीचे यहाँ पर आपको दिखाई पड़ रहा होगा। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे दोस्तों, अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है आपके सामने कि किस शताब्दी में विद्वानों ने मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान कहा है? तो किस शताब्दी में मनोविज्ञानों ने मतलब किस शताब्दी में विद्वानों ने मनोविज्ञान को किसका विज्ञान कहा है? चेतना का विज्ञान कहा है। तो किस शताब्दी में कहा भैया? तो 19वीं शताब्दी में कहा। किसमें? 19वीं शताब्दी में। हमने वीडियो में चर्चा करी थी इससे पहले। 19वीं शताब्दी में कहा। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला है कि मनोविज्ञान चेतना का विज्ञान है, इस विचार के समर्थक कौन कौन है? तो मनोविज्ञान चेतना का विज्ञान है, इस विचार के समर्थक कौन कौन है? हमने आपको बताया था कि विलियम जेम्स, वुंट और जेम्स सली, ये तीनों हैं। जब भी आपको एग्जाम में, अब यही से बात यहाँ पे अंदाजा लगाइए, जब समर्थक पूछेगा कि कौन आत्मा के विज्ञान मतलब कि कौन मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान मानता है, तो उसमें भी उपयुक्त सभी होगा। और ये पूछे कौन मनोविज्ञान मन का विज्ञान मानता है, तो उसमें भी उपयुक्त सभी होगा। कौन मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान मानता है, उपयुक्त सभी होगा। अगर दिया होगा ऑप्शन में डी तो वही होगा। इसी प्रकार से अगर पूछेगा कि मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है, तो उसमें भी एक ऑप्शन आपको डी में मिल जाएगा। उपयुक्त सभी वही लगा दीजिएगा, वही करेक्ट आंसर होगा। ओके, तो मनोविज्ञान चेतना का विज्ञान है, इस विचार के समर्थक कौन है? वुंट भी है, विलियम जेम्स भी है, जेम्स सली भी है। ऑप्शन इसका डी करेक्ट है, उपयुक्त सभी हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं और भी प्रश्नों को हम देख लेते हैं। चले, अगला प्रश्न है आपके सामने कि किस सदी में, अगला प्रश्न है कि किस सदी में व्यवहारवादियों ने माना कि मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है? तो किस सदी में माना भैया? किस सदी में लोगों ने यह माना, किस सदी में लोगों ने माना कि जो है मनोविज्ञान जो है व्यवहार मतलब किस सदी में व्यवहारवादियों ने माना कि मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है? व्यवहारवादियों ने माना 20वीं शताब्दी में। 19वीं शताब्दी में किसने माना था? 19वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान कहा गया। 19वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान कहा गया। 18वीं शताब्दी में आपका किसका कहा गया था? मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान। उसके बाद में मनोविज्ञान को मन या फिर चेतना का विज्ञान कहा जाने लगा। उसके बाद में जब 19वीं आपकी जो है 20वीं शताब्दी आई, मतलब 1901 के बाद वाली जो स्थिति आई, उसके बाद में व्यवहारवादी मनोविज्ञान आए और उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि जो है मानव व्यवहारों का अध्ययन करता है, मतलब मानव व्यवहारों का अध्ययन करता है मनोविज्ञान। ओके, जहाँ पर भी मनोविज्ञान मतलब मानव व्यवहार होगी, वहाँ पर मनोविज्ञान का क्षेत्र होगा। तो 20वीं शताब्दी में ऑप्शन इसका डी करेक्ट है। ठीक, अगर चेतना वाला पूछे तो कौन सा बताएंगे आप? 19वीं शताब्दी में चेतना का विज्ञान। 18वीं शताब्दी के आसपास मन और चेतना जो है आत्मा। ठीक, ध्यान रखेंगे इतनी बार। आगे बढ़ते हैं। किसने मनोविज्ञान को व्यवहार व्यवहार का विज्ञान का? हालांकि वैसे पूछेगा नहीं कि मन और आत्मा वाला, लेकिन हाँ अगर पूछे तो बता दीजिएगा। ठीक, उसमें भी ऑप्शन आपको मिलेगा। किसने मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान कहा है? बताइए, किसने मनोविज्ञान को व्यवहार को विज्ञान कहा है? प्रोफेसर वाटसन ने, प्रोफेसर स्किनर ने, थाउल्स ने, या फिर मन ने? किसने कहा भैया? तो प्रोफेसर वाटसन ने कहा है मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान। ऑप्शन इसका ए करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिए, किसके अनुसार मनोविज्ञान की विषय वस्तु वस्तुनिष्ठ होनी चाहिए, अर्थात जिसे देखा या सुना जा सके? किसके अनुसार? तो आदर्शवादियों ने कहा, व्यवहारवादियों ने कहा, कि प्रयोजनवादियों ने कहा, कि प्रयोगवादियों ने कहा? किसने कहा? तो किसके अनुसार मनोविज्ञान की विषय वस्तु वस्तुनिष्ठ होनी चाहिए, अर्थात जिसे देखा अथवा सुना जा सके? यह कथन है भैया किसका? यह कथन है व्यवहारवादियों का, क्योंकि ये 20वीं शताब्दी के विचारक हैं। ओके, तो नए नए शोध वगैरह कौन करेंगे? जो नए विचारक होंगे। आगे देखते हैं कि तकनीकी का डेवलपमेंट इन्हीं के ज़माने में सबसे अधिक मात्रा में हुआ। अगर देखते हैं किस विद्वान ने, अगला प्रश्न है आपका कि किस विद्वान ने यह माना, किस विद्वान के अनुसार मनोविज्ञान वातावरण के संपर्क में होने वाले मानव व्यवहारों का विज्ञान है? तो मनोविज्ञान वातावरण के संपर्क में होने वाले मानव व्यवहारों का विज्ञान है, या किसने माना? वुडवर्थ ने, या फिर ब्रिजेज ने, या फिर मन ने, या फिर मर्फी ने? किसने माना? बताइए फटाफट, किसने माना भैया? तो वुडवर्थ महोदय ने माना कि मनोविज्ञान वातावरण के संपर्क में होने वाले मानव व्यवहारों का विज्ञान होता है। ऑप्शन इसका ए करेक्ट है। अगला प्रश्न देखते हैं, किस विद्वान ने कहा है कि मनोविज्ञान अनुभव के आधार पर किए गए आंतरिक अनुभवों एवं बाह्य व्यवहार का
विधायक विधान होता है, तो विधायक विज्ञान होता है। किसने कहा है? तो ये इस कथन को कहा है भैया किसने? इस कथन को कहा है मन ने। किसने कहा है? मन ने। मन ने क्या कहा है कि मनोविज्ञान अनुभव के आधार पर किए गए आंतरिक अनुभवों एवं बाह्य व्यवहार का जो होता है विधायक विज्ञान होता है। ठीक, विधायक विज्ञान है कौन? मनोविज्ञान। किसने कहा है? मन ने कहा है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न है आपका मेरे प्यारे दोस्तों, अगला प्रश्न है कि मनोविज्ञान जीवन के लिए क्या? मनोविज्ञान जीवन के प्रत्येक पक्ष को छूता है। ज्यों ज्यों समाज में जटिलता आती जाती है, मतलब आती जा रही है, जटिल समस्याओं का समाधान करने के लिए मनोविज्ञान का महत्व समझा जाने लगा। यह कथन किसका है? मनोविज्ञान जीवन के प्रत्येक पक्ष को छूता है। हमने आपको 18-19 प्रकार की सारी चीज़ें बता दी थी। तो प्रत्येक पक्ष को छूता है, हर एक विषय में घुसता है, हर एक विषय में हस्तक्षेप करता है, अंतर विरोध, मतलब तमाम प्रकार की चीज़ें होती है इसमें। हर एक विषय में जो है हस्तक्षेप करता है, हर एक विषय में जाता है, हर एक विषय वस्तु की विचारधाराओं में प्रवेश करता है। तो इसलिए मनोविज्ञान जो होता है जीवन के प्रत्येक पक्ष को छूता है। जो समाज में जटिलता आती जा रही है, जटिल समस्याओं का समाधान करने के लिए मनोविज्ञान का महत्व जो है अधिक तरीके से समझा जाने लगा है। क्योंकि जब तक आपके मनोभावों को, आपकी क्या समस्या है, आपकी समस्या जो आप मान लेते हैं आप बताना नहीं चाह रहे हो, तो आपके मनोभावों को समझ करके हम आपकी जटिल समस्याओं को बता लेंगे। अब मनोभावों को हम कैसे समझेंगे? क्योंकि मनोविज्ञान के अंतर्गत हमको ये समझाया जाता है। तो मनोविज्ञान के अंतर्गत हम आपके मनोभावों को पढ़ लेंगे और आपकी समस्याओं को हम जान लेंगे। इस प्रकार से हम अध्ययन कर लेंगे। ओके, जबकि समस्याओं का अध्ययन किसका, मतलब समाजशास्त्र का अध्ययन करना होता है। ओके, ध्यान रखेंगे इतनी बात। तो यह बात किसने कहा? यह बात किसने कहा? हिलगार्ड महोदय ने कहा। किसने? ऑप्शन इसका एक करेक्ट है, हिलगार्ड महोदय ने कहा। अगला प्रश्न है मनोविज्ञान की सबसे अच्छी परिभाषा किसकी है? अब इनमें से ऑप्शन दिया है कि मनोविज्ञान की सबसे अच्छी परिभाषा किसकी है भैया? तो मनोविज्ञान की सबसे अच्छी जो परिभाषा है वह स्किनर महोदय की है। किसकी है? स्किनर महोदय की सबसे अच्छी परिभाषा है मनोविज्ञान की। ये बात ध्यान रखेंगे। तो प्रश्न पूछा जाए कि मनोविज्ञान की सबसे अच्छी परिभाषा किसकी है? तो मनोविज्ञान की सबसे अच्छी परिभाषा है आपकी स्किनर महोदय की। ओके, किसकी है? स्किनर महोदय की। ऑप्शन इसका सी करेक्ट है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न है कि जो है कौन जो है अगला प्रश्न है कि कौन मनोविज्ञान के सभी अमूर्त, अज्ञेय एवं अज्ञात तत्वों का बहिष्कार करते हैं? तो कौन मनोविज्ञान के अमूर्त, अज्ञेय एवं अज्ञात तत्वों का बहिष्कार करते हैं? इनमें से व्यवहारवादी हैं या फिर मतलब गेस्टाल्टवादी हैं या प्रयोगवादी या प्रकार्यवादी? कौन से विचारक ऐसे हैं जो जिसमें अमूर्त मतलब होता है जो कि साक्ष्य रूप में हमारे सामने ना हो, अर्थात जो व्यवहार का अध्ययन नहीं, जो एकदम से साक्ष्य रूप में अध्ययन देखते हो जिसको हम छू सकें और टच कर सकें, मतलब इसका हम अनुभव ना करें। तो अनुभव आदि मतलब इसमें तो होंगे नहीं आपके। सबसे पहले जानिए तो अज्ञेय, अज्ञेय मतलब होता है एक प्रकार से कि जो है एक प्रकार से ना दिखाई पड़े, ना तो हमको टच कर सके, ना छू सके। इसी प्रकार से अमूर्त होता है। अज्ञात तत्व जो कि अभी हमको पता नहीं है। तो कौन मनोविज्ञान के सभी अमूर्त, सभी अज्ञेय और सभी अज्ञात तत्वों का बहिष्कार करते हैं? तो जो व्यवहारवादी हैं यही करते हैं। चूंकि ये व्यवहार का अध्ययन करते हैं, चूंकि ये व्यवहार का अध्ययन करते हैं, तो इसलिए ये अमूर्त चीज़ों पर जो है कौन मनोविज्ञान के सभी अमूर्त, अज्ञेय एवं अज्ञात तत्वों का बहिष्कार करते हैं? ऑप्शन इसका एक करेक्ट, व्यवहारवादी। जी बिल्कुल, व्यवहारवादी ही होते हैं। हमारे मुँह से वो जो है पहले थोड़ा जो है क्या उल्टा निकल गया क्या? कुछ उल्टा नहीं, हमें वही जो है मैं सोच रहा हूँ कि कुछ गड़बड़ हमने बोल दिया। सुनिए, मनोविज्ञान का जैसे अमूर्त मतलब होता है क्या? एक तो मूर्त होता है, एक अमूर्त होता है। मूर्त का मतलब होता है साकार प्रतिमा जिसको हम छू सकें और देख सकें, और कि जो अमूर्त व्यवस्थाएं होती हैं उनको हम ना तो देख सकते हैं ना तो छू सकते हैं। इसी प्रकार से अज्ञेय, इसी प्रकार से अज्ञात तत्व। तो इनको बहिष्कार कर देते हैं कौन? व्यवहारवादी। ध्यान रखेंगे, इनको बहिष्कार कौन करते हैं? इनको व्यवहारवादी बहिष्कृत कर देते हैं। ऑप्शन इसका एक करेक्ट है। अगला प्रश्न देखते हैं, किसकी रुचि मन की संरचनाओं में ना होकर के उनकी प्रक्रिया में है, अतएव यह वाद मनोविज्ञान को जीवशास्त्र से जोड़ता है? तो मनोविज्ञान को जीवशास्त्र से कौन जोड़ता है? कौन जोड़ता है भैया? जो प्रकारवादियों की बातें हैं वो जोड़ती हैं, प्रकारवादियों की। ऑप्शन इसका भी करेक्ट है। अगला प्रश्न देख लेते हैं हम। अगला प्रश्न है आपका कि कौन सा मनोविज्ञान चेतन और अचेतन, कौन सा मनोविज्ञान चेतन और अचेतन क्रियाओं को मनोविज्ञान के क्षेत्र का मूल आधार मानता है? तो कौन मानता है मूल आधार? कौन मानता है भैया? कौन मूल आधार? मनोविश्लेषणवादी जो है यह मानते हैं। ऑप्शन इसका एक करेक्ट है। मनोविश्लेषणवादी चेतन और अचेतन क्रियाओं को मनोविज्ञान के क्षेत्र का मूल आधार मानते हैं।
अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है कि सामाजिक क्षेत्र की विभिन्न समस्याओं, पूर्वाग्रहों और अपराधों आदि का विश्लेषण करके उनके जो मूल कारण होते हैं, उनके मूल कारणों की खोज कौन करता है। तो उनके मूल कारणों की खोज करते हैं जो है आपके कौन करता है, समाज मनोविज्ञान जो होता है वो सामाजिक क्षेत्र में जो समस्या, क्योंकि सामाजिक समस्याएं होती हैं, जो सामाजिक समस्याएं होती हैं उन सभी सामाजिक समस्याओं का जो है अध्ययन कौन करता है, समाजशास्त्र करता है। इसलिए जो समाज मनोविज्ञान होता है वह समस्याओं का पूर्वग्रहों एवं अपराधों आदि का जो है विश्लेषण करता है और मनोवैज्ञानिक तरीके से इसका अध्ययन करता है, तो वह करता है समाज मनोविज्ञान। ऑप्शन इसका भी करेक्ट है। अगला देखते हैं, अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि उत्पत्ति मूलक जो है मनोविज्ञान का किसके साथ अत्यंत गहरा संबंध होता है। उत्पत्ति मूलक मनोविज्ञान का किसके साथ गहरा संबंध होता है, समाज का मतलब समाज मनोविज्ञान के साथ, लोक मनोविज्ञान के साथ, विश्लेषणात्मक मनोविज्ञान के साथ या विकासात्मक मनोविज्ञान के साथ, किसका होता है। हमने बताया है कि उत्पत्ति मूलक मनोविज्ञान जो होता है या विकासात्मक मनोविज्ञान के कहीं ना कहीं पे समकालीन होता है, अर्थात इसके साथ होता है। ऑप्शन इसका डी करेक्ट है। अगला प्रश्न देखते हैं, व्यक्ति और प्रजाति की उत्पत्ति एवं क्रमिक विकास का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है। हमने भी बताया, इसको भी आप पहले चर्चा कर रहा है। क्या बताओ, उत्पत्ति मूलक मनोविज्ञान है, किशोर मनोविज्ञान है, समाज मनोविज्ञान है, बाल मनोविज्ञान, किसका होता है। व्यक्ति और प्रजाति की जो उत्पत्ति एवं क्रमिक विकास जो होता है वो उत्पत्ति मूलक मनोविज्ञान के अंतर्गत होता है। किसके अंतर्गत, उत्पत्ति मूलक मनोविज्ञान के अंतर्गत। आगे बढ़ते हैं और भी प्रश्नों को हम देख लेते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं और लास्ट प्रश्न आपके सामने, अगला मतलब अगले बात लास्ट आएगा, ये लास्ट स्लाइड है आपके सामने। विश्लेषणात्मक मनोविज्ञान में किन विधियों द्वारा मानव की सहज, स्वाभाविक और जटिल प्रक्रियाओं का सूक्ष्म विश्लेषण किया जाता है। इसको हमने पहले भी बताया आपको, तो जो होता है अंतर्दर्शन विधि के द्वारा, निरीक्षण विधि के द्वारा और तर्क विधि के द्वारा, इन सभी विधियों के द्वारा प्रयोग करके हम क्या करते हैं, विश्लेषणात्मक मनोविज्ञान के अंतर्गत क्या करते हैं, मानव की सहज, मानव की जो स्वाभाविक और जटिल जो प्रक्रियाएं होती हैं इन सभी के बारे में हम अध्ययन करते हैं। चाहे वो सहज प्रक्रिया हो, चाहे स्वाभाविक प्रक्रिया हो, चाहे कठिन या फिर जटिल प्रक्रिया हो, सभी का अध्ययन करते हैं अंतर्दर्शन विधि के द्वारा, निरीक्षण विधि के द्वारा और तर्क विधि के द्वारा। हर एक सब्जेक्ट में अपनी अपनी अध्ययन पद्धतियाँ होती हैं, अध्ययन विधियाँ होती हैं, जिसमें अगर मनोविज्ञान में बात करें तो अंतर्दर्शन विधि, निरीक्षण विधि, तर्क विधि, इसी प्रकार की तमाम सारी विधियाँ पाई जाती हैं। आगे देखते हैं अगला प्रश्न, आज का लास्ट प्रश्न, कि क्या पशु भी प्रयत्न और भूल भूल से सीखते हैं। क्या पशु भी प्रयत्न मतलब लगातार कोशिश करने के बाद में सीखते हैं या फिर भूलते हैं, कोई बात तो सीखते हैं। क्या पशुओं के अंतर्गत भी, जैसे कि हम ज़्यादा कोशिश करते रहते तो हमको सीख में आ जाती है। जैसे कि मेरी पहली वीडियो जब आप देखेंगे तो कुछ दूसरी तरीके से थी, उसके बाद में वीडियो धीरे धीरे उसमें चेंजेस आते रहेंगे, उसमें जो है मटेरियल ज़्यादा आता रहेगा। तो एक प्रकार से बता दें तो ये प्रश्न पूछ रहा है कि प्रयत्न और भूल से सीखते हैं, इस बात का अध्ययन क्या आता है, किसके अंतर्गत क्या आता है। क्या पशु जो होते हैं, अर्थात जो पशुओं के प्रयत्न भूल से जो पशु होते हैं वह सीखते हैं, तो इसका अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है। तो इसका अध्ययन क्या आता है, पशु मनोविज्ञान के अंतर्गत। पशु मनोविज्ञान के अंतर्गत पशु के जो भूलने की प्रवृत्ति है और प्रयत्न करने की, अर्थात कोशिश करने की, उनसे पशु कैसे सीख लेते हैं, इस सभी का अध्ययन करते हैं हम पशु मनोविज्ञान के अंतर्गत। तो पशु मनोविज्ञान पशुओं के बारे में, व्यक्ति और प्रजाति की उत्पत्ति से संबंधित विज्ञान, उत्पत्ति मूलक मनोविज्ञान के बारे में, इसी प्रकार से तमाम सारे हमने बताया अभी आपको, वीडियो प्रीवियस ईयर में जाकर के आप देख सकते हैं। चलिए फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।